बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आप गुड मॉर्निंग और उम्मीद you. करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में इस वक्त मौसम जो है वो शदीद सर्द हो चुका है क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है नॉर्दर्न एरियाज़ में, और इसके साथ साथ जो प्लेन एरियाज़ हैं जिसमें पंजाब है, वहाँ पर बारिशों के हवाले से बातचीत चल रही है कि बारिशें जितनी तेज़ हो रही हैं उससे मज़ीद सर्दी में भी इजाफा हो। पंजाब के भी बहुत से इलाकों में बारिशें हुई जिसका फ़ायदा ये हुआ कि धुंध छट गई। लाहौर में जिस कदर धुंध थी सैटरडे वाले दिन, उसके बाद कल बारिश हुई और उसके बाद बादल जो है वो अब छाए हुए हैं। सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस, जिसे कहते हैं ना फ्रीजिंग कोल्ड जो है वो होना शुरू हो गई है। लेकिन धुंध क्लियर हो गई है तो ड्राइवर हजरात के लिए ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन सर्दी की शिद्दत चूंकि बढ़ जाती है तो पाइपों में गैस जम जाती है और फिर सुई गैस जो है गैस का मसला। तो ये मतलब कुछ अच्छी चीज होती है लेकिन साथ साथ मसाइल जो है वो भी चल रहे हैं। जब बारिश होती है तो फिर हम कहते हैं ना बारिश ने कई लोगों के लिए जहमत बन गई। वो क्या होता है कि बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, फिर लोगों के प्रॉब्लम आती हैं। वहीं पर जिस तरह सर्दी भी इजाफा हो रहा है, वहीं पर गैस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है गैस की पूरे मुल्क में, जिसके बायस इस वक्त लोग, मैंने ये देखा है कि ओवर द वीकेंड सर्दी को एंजॉय कर रहे थे। सर्दी को एंजॉय कर रहे थे लोग, लेकिन पता नहीं आपके एरिया में कंट्रोल होगी, हमारे एरिया में तो नहीं है। और गैस जो है वो मैं नहीं बताऊंगा नजर न लग जाए, इसलिए मैं नहीं बता रहा। लिमिटेड टाइम्स में ना गैस प्रेशर के साथ नहीं आ रही है। खैर एनीवेज, ये तो अवाम के मसाइल की बात हो गई और अवाम के मसाइल की बात कल भी हुई गड़ी खुदा बख्श में, जब जलसा हुआ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर। वहाँ पर ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नवाज के भी रहनुमा मौजूद थे और पॉलिटिकल गर्मा गर्मी जो है वो काफ़ी देखने में आई वहाँ पर। तो कल और ओवर द वीकेंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या रही इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी। बोले इमरान खान ने 31 जनवरी तक इस्तीफा नहीं दिया तो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद का रुख करेंगे और भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। मरियम नवाज के भी वार, कहा पीडीएम में फूट डालने का ख्वाब पूरा नहीं होगा, नाकाम शख्स एनआरओ मांग रहा है। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर तनकीद, कहा मुशर्रफ को दूध से मक्खी की तरह निकाला तो इमरान नियाजी को भी निकाल सकते हैं। ये मुल्क नहीं क्रिकेट टीम चलाने वाले लोग हैं, मानते हो पाकिस्तान नहीं चलता तो छोड़ क्यों नहीं देते। शहर लाहौर में गंदगी के ढेर, टाउनशिप से कचरा उठाया ना जा सका। गुलशन रावी ग्रीन बेल्ट पर गंदगी के ढेर, ताफुन से सांस लेना दुश्वार। एलडब्ल्यूएमसी की कारकर्दगी सिर्फ दावों तक। महंगाई से आवाम परेशान, सब्जियों फलों अंडों के बाद कराची में आटा और चीनी मजीद महंगा। कराची में 20 किलो थैला 1340 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में कीमत 1330, कोयटा में 1265, मुल्तान में 1200 रुपए हो गई। सारिफीन के कीमतों पर तहफ्फुज़ात। आईसीसी ने दहाई की टेस्ट, वनडे और T20 टीमों का ऐलान कर दिया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर इन टीमों में जगह न बना सका। टीमों के जानिबदाराना इंतखाब पर शुएब अख्तर आईसीसी पर बरस पड़े। कहा कि क्या टीम ऑफ डेकेड के इंतखाब में आईसीसी की नजरें बाबर आजम पर नहीं पड़ी। यूनिस खान आईसीसी की नजर में अजीम खिलाड़ी क्या नहीं है। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इन पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटीज और मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स ने ओवर द वीकेंड क्या क्या बयान दिए वो सुनवाते हैं। रोटी दे नहीं सकता और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अवाम को रोजगार दे नहीं रहा और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस मुल्क के बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेगा। सिलेक्टेड और सिलेक्शन का कारोबार बंद होगा, आप बंद करवाएंगे। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। भुट्टो शहीद के जाने वालों, क्या आप लोग मार्च के लिए तैयार हो? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप इनके लाठियां खाने के लिए तैयार हो? ताबेदार खान, ये जंग तुम हार चुके हो। तुम्हें जो लाए हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा। एक हारा हुआ शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स, पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है।
वो बेटी बेनजीर भुट्टो शहीद अपने बाप का मुकदमा लड़ते लड़ते उसके कदमों में जाकर सो गई। मुझे अपने बाप से इतनी मोहब्बत है, उसके नजरिए से इतनी मोहब्बत है, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि उसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा तो मेरी नजर में वो एक बहुत हकीर नजराना होगा। आज यहाँ को खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप जमा हैं। जिन बुज़दिल हुक्मरानों से हमारा वास्ता पड़ा है, काश वो हुक्मरान होते, काश वो खुद मुंतखब होते, काश वो किसी के बैसाखियों पर खड़े न होते। ऐसे बुज़दिल हुक्मरान हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। से पाकिस्तान चल नहीं रहा और चलेगा भी नहीं, ये आज मेरा दावा है। आप देख लीजिएगा कि ये पाकिस्तान नहीं चला सकते, ये मुल्क चलाने वाले नहीं है, ये क्रिकेट टीम वाले हैं। मुल्क चलाने के लिए कुछ और गुर चाहिए। मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप इतनी फिक्र न करें, इनका वक्त थोड़ा है, ये चल नहीं सकते, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। पर पाकिस्तान पे रहम करो, पाकिस्तान के गरीब अवाम पे रहम करो, सब पे रहम करके ये सोचो कि तुमसे नहीं चल रहा। जब तुम मानते हो कि नहीं चल रहा तो क्यों घर नहीं जाते, क्यों छोड़ नहीं देते? वज़ीर आज़म कहता है कि मेरी ट्रेनिंग नहीं की, मेरी तरबियत नहीं की, मुझे तैयारी का मौका नहीं मिला था। अगर तैयारी नहीं की थी तो इम्तिहान में क्यों बैठ गए थे? ये बुज़दिल हुक्मरान है, इनके दिलों में ईमान का नूर नहीं है। जाली राजकुमारी ने वजीर आजम इमरान खान को अपने निशाने पर रखा हुआ है। कल सखर में खड़े होके वजीर आजम के हवाले से नाजेबा गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने जिंदगी में कभी एक दिन अपना किचन भी खुद नहीं चलाया, कि वो तो अपने अब्बू के पास रहती थी। और अब्बू जो थे उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जो छीनी हुई दौलत है, एक एम्पायर खड़ी की हुई थी, एक सल्तनत खड़ी की हुई थी, और वहाँ पर ऐश और आराम की जिंदगी सारी उम्र जो है उन्होंने गुजारी है। अब उनकी ख्वाहिशें और उनकी जुर्रत देखें, वो इसकी वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं बगैर एक दिन कहीं कोई काम किए, सिर्फ इसलिए कि अब्बू ने फ़ोन करके कह दिया कि आज से बेटा मैं तो बाहर हूँ और मैं पिज़्ज़ा वगैरह खा रहा हूँ, तो आज से आप जो है वो मेरी सियासत संभालेंगे। गवर्नमेंट के जो रिस्पांस होता है जब कोई तहरीक हो अपोजिशन की, तो वो तो एक बड़ा कॉमन सा होता है। सभी गवर्नमेंट के जो अहदेदार होते हैं वो एक जैसा ही रिस्पांस देते हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं होता। लेकिन अपोजिशन ने कल भरपूर एक दफ़ा फिर इज्तिमा किया और बेनज़ीर भुट्टो की शहीद की जो बरसी थी, इसमें मुझे ऐसे लगा है कि आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं उनकी जो बात है कि कोई मशवरा ना दे और तमाम जो आपस में मिलकर बैठ कर फैसला करें और कोई अकेला फैसला ना कर ले, ये बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल, और चूँकि बाकी PTM के जलसों में उनका खिताब होता भी नहीं था, तो दैट वाज अ न्यू ऑन दिस। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच नसीम साहिबा ज्वाइन इन करने के लिए। कल के जलसे के हवाले से ही हम बात शुरू करेंगे, और जैसा कि मैं और अबू ज़र अभी बात कर भी रहे थे कि ज़रदारी साहब का कल का जो बयान है वो बड़ा डिस्कस भी किया जा रहा है और वो बड़ा डिफरेंट भी था, और इसलिए भी डिफरेंट था कि PTM के बाकी जलसों में वो खिताब नहीं करते रहे। आप कैसा देखती हैं इस खिताब को? जी वैसे PTM के जलसों को किया है इन्होंने खिताब इन द पास्ट, बट ये जो उनका कहना है कि एको बहुत आ रही है, उनकी आवाज उनको वापस आ रही है। नमान काइंडली इसको ठीक करा दें। जी तो जहां तक इसका उनका जो स्टेटमेंट है, हाँ वो जरूर अहम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ अंदर खाने PTM, हालांकि यकीनन इनकी जो सबसे क़यादत है सीनियर, वो इकट्ठी आके खड़ी हो जाती है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का ना आना, वो कोई डिफरेंसेस हैं अंदर ओपिनियन के, तो इस वजह से मेरा ख्याल है ज़रदारी साहब ने एक बड़े दो टोक अल्फाज में वो एक एल्डरली स्टेट्समैन के हवाले से बात करते हैं। अब जब करते हैं तो उन्होंने PTM को ये जो पैगाम दिया कि हमें सबको मिल करके फैसला करना होगा, अहम है वो पैगाम। और उसके अलावा भी मेरा ख्याल है कि वो ज़रदारी साहब का पैगाम है, लेकिन ये देख लें जो बिलावल भुट्टो ने और मरियम नवाज साहबा ने इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए, उनकी मेजर स्टेटमेंट जो फोकस था वो ये था कि हम साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। मरियम नवाज साहबा ने तो कुछ थोड़ा सा कल ड्रामाई अंदाज में भी कहा कि खुश हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर जब हम सब इकट्ठे नहीं होते स्टेज पे,
तो वो उन्होंने शी ट्राई टू कन्वे कि हम बिल्कुल एक पेज पे, और बिलावल भुट्टो ने ये भी कह दिया हम एक पेज पे भी हैं, हम एक स्टेज पे भी हैं, हम साथ भी हैं। तो मेरा ख्याल है लुबे लुबाब ये जरूर है कि वैसे तकरीबन सब साथ खड़े हैं। मौलाना साहब के हवाले से मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लेकिन कोई इतना मेजर डिफरेंस ऐसे नहीं है कि कल को आप देखेंगे कि पीडीएम में कोई मेजर इख्तिलाफ आ जाएगा। तो ये नहीं कि आपके मुताबिक आपने कहा कि मेजर डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं या ज़िमनी इलेक्शन है, इसके ऊपर मेजर डिफरेंस बन सकता है आइंदा आने वाले दिनों में? क्योंकि अभी मुराद अली शाह साहब ने भी दो टोक कह दिया, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, नून लीग इसके अपोजिट बात कर रही है। जी, मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है। मेरा कहने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि पीडीएम में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया कि दे विल पार्ट वेज, लेकिन ये तो पहले दिन से अबूजर बात सामने है कि, और सब कह रहे थे, क्योंकि ये भी मालूम है कि भाई पीपल्स पार्टी के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा से ये कहते रहे कि जी इतना प्रेशर डालें कि बातचीत शुरू हो जाए, मानी खेज बातचीत शुरू हो जाए, चाहे इदारे हैं, हुकूमत है और अपोजिशन के दरमियान। दैट हैज बीन आसिफ अली जरदारी साहब कांस्टेंट, उनका ये रहा है फोकस इस बात पे। लेकिन बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहबा और ये फजल रहमान साहब तो बिल्कुल ये कहते रहे कि बात हरगिज नहीं करनी। और याद रखें कि जो JUI के साथ इस वक्त हो रहा है, जो UI में हो रहा है, उसके नतीजे में फजल रहमान साहब शायद आने वाले दिनों में और सख्त एक मौक़िफ़ इस्तेमाल करें। और सवाल ये है कि ये जो मौक़िफ़ सख्त की जब हम बात करते हैं तो उसकी अक्कासी कैसे होती है? उसकी अक्कासी ऐसे होगी कि बाई इलेक्शंस में हिस्सा लें, सेनेट इलेक्शंस में लें, इस्तीफे दें या ना दें। तो ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं, और लॉन्ग मार्च की डेट भी देख लें कि वो भी मेरा ख्याल है एक इशू है जो कि अभी तय शुदा नहीं है पार्टीज में। और कल का जो जलसा था उसमें जज्बा जरूर था बहुत, जो दोनों पार्टी मेन पार्टीज के लीडर्स थे, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहबा, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं वो वहीं के वहीं है, वो भी तय नहीं हुए। और ये जो PMLN का है कहना कि भाई आप दे दें इस्तीफा, तो आपको मालूम है जो दो लोगों ने इस्तीफा दिया था, बासी साहब और एक और साहब ने, उन्होंने कहा जी हमने नहीं दिया, ये पता नहीं कैसे पहुंच गए। तो मरियम नवाज ने अब ये कह दिया कि जी आप जाएं और आप इस्तीफे को इंडोर्स करें, आप कहें जी हमने दिया इस्तीफा, आप अपना इस्तीफा प्रोसेस होने दें, यानी स्पीकर के सामने जाके कहें कि जी हमने दिया इस्तीफा। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि PMLN अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखे हुए, और पीपल्स पार्टी की अभी टोटल क्लैरिटी नहीं। बिल्कुल टोटल क्लैरिटी नहीं है। नसीम ज़रा साहिबा, आपका पॉलिटिकल तज्जिया क्या है इस पर? क्या इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए सेनेट इलेक्शंस में या ज़िमनी इलेक्शंस में? वो करते हैं या नहीं, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा, जब ये लोग डिसाइड करेंगे और जरूरी समझेंगे बाकायदा ऐलान करना। क्योंकि अपने अपने तौर पर तो हर कोई बयान दे देता है और फिर वो कहता है ये पार्टी की तर्जुमानी नहीं है, ये PDM की तर्जुमानी नहीं है। आपका पॉलिटिकल तज्जिया क्या है? क्या करना चाहिए पार्टिसिपेट? जी, मेरा ख्याल है कि देखिए ये एक तो मैं अपना ख्याल क्या बताऊं, बात ये है कि अगर आपको कोई पूरा यकीन है कि आप हुकूमत को नीचे गिरा सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता ये कर सकते हैं। देखें, अगर हुकूमत को ये खत्म कर सकते और हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस वोट या जिसके भी थ्रू घर भेज सकते हैं, मेरा ख्याल है दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर दैट इज नॉट पॉसिबल तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस होंगे, सेनेट के भी इलेक्शंस होंगे, बाई इलेक्शंस भी होंगे। बाई इलेक्शंस तो जैसे आप जानती हैं पीपल्स पार्टी ने कह के करवाए हैं, उन्होंने खास कहा इलेक्शन कमीशन को कि करवाएं, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो सिंध के जो वोटर्स हैं वो नहीं दे पाएंगे, यानी कि वोट नहीं दे पाएंगे सेनेट इलेक्शंस में। तो पीपल्स पार्टी अगर सेनेट में ले रही है, पार्टिसिपेट करिए सेनेट इलेक्शंस में, तो वो तो मुझे लगता है कि करेगी और करना भी चाहिए। ये एक बेनजीर भुट्टो साहबा की बात मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी को याद रही होगी कि जब इन्होंने एक दफा बॉयकॉट किए थे इलेक्शन, उसके बाद मेरा ख्याल है ये कोई कुछ साल रहे थे असेंबली से बाहर, और बेनजीर भुट्टो साहबा ने सब्सिक्वेंटली कहा था कि ये हमने गलती की थी, हमने सिस्टम से बाहर रह के, तो मेरा ख्याल है कि करने चाहिए और मेरा ख्याल करेंगे। लेकिन साहब आपने बड़ा क्लियर कह दिया कि आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत जाने वाली है तहरीक से या प्रोटेस्ट से, तो फिर आपको ये भी नहीं लगता होगा कि ये इस्तीफों की जो बात हो रही है ये एक्चुअली आगे जाएगी? क्योंकि अभी इनिशियली तो यही कहा जा रहा है ना, इस्तीफे पार्टी लीडर्स को जमा कराएं,
तो फिर इस्तीफे भी नहीं देंगे ये? अच्छा, मतलब मेरा ख्याल है कि ये मैं आपको बताती चलूं कि अगर मैं कह रही हूं कि क्यों नहीं जाएगी हुकूमत, तो देखिए इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। स्ट्रैटेजी ये थी कि इतना प्रेशर डालें कि इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त दो पार्टीज हैं, MQM है और PMLQ है, जो जनरली जो उनकी तारीख रही है वो इस्टेब्लिशमेंट के नॉट पर ही अपने पॉलिटिकल डिसीजंस लेती हैं बड़े। तो इस्टेब्लिशमेंट अभी लगता नहीं है कि कोई किसी को नॉट देने लगी है कि रहें या बाहर जाएं। तो लगता ये है कि MQM और PMLQ साथ ही रहेगी, तो नो कॉन्फिडेंस वोट के साथ तो नहीं जाने लगी ये गवर्नमेंट या इमरान खान साहब। उसके अलावा कि इतनी केओस हो जाए सड़कों में, खुदा ना खास्ता कि इतना चीर फाड़ हो कि आर्मी को आना पड़े, वो भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा और होना भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अल्टीमेटली आपने डायलॉग करने, और हमने PMLN के लोग जो अंदर खाने में बैठे हैं वो भी कुछ लोग, ये बात दुरुस्त है कि मरीम नवाज साहब की एक अपनी पोजीशन है, लेकिन अंदर सीनियर लोग भी कहते हैं कि जी ये हो जाए सिस्टम के अगले इलेक्शंस हो ईमानदारी से। तो मेरा ख्याल है कि हम नहीं देखते कि ये हुकूमत जारी है और इलेक्शंस में प्रोबेबली हिस्सा लेंगे। अब ये बात अलबत्ता बड़ा सवालिया निशान है इस पे कि अगर देखिए ना, अगर आप हुकूमत हैं और अगर आपको पता चल गया कि ना तो इन्होंने इस्तीफे देने हैं और इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे, तो फिर ओपनिंग कहां से आएगी डायलॉग की? दैट्स अ क्रिटिकल क्वेश्चन, और डायलॉग होना बहुत लाजमी, डायलॉग जरूरी है। नसीम ज़रा साहबा, आपने जिसने जिक्र किया कि गवर्नमेंट को इस तरह से प्रेशराइज नहीं कर पाए, लेकिन जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है वो आपको कैसा अब तक लग रहा है कि गवर्नमेंट के जो वुज़रा हैं या इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, वो जिस तरह से इस तमाम सिचुएशन को अब तक टैकल करते आए हैं, वो कैसी रही? देखिए गवर्नमेंट का तो अगर ये हम कहें कि सबसे बड़ा जो गलती है और ब्लंडर है वो गवर्नमेंट ने खुद ही किया, और उसका मकसद ये है कहने का कि आपको याद है कि जब कोरोना हुआ था, कोविड शुरू हुआ था, तो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में की थी और कहा था कि इमरान खान साहब आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यू आर माय प्राइम मिनिस्टर, आप लीड करें, हम आपके साथ चलेंगे। उससे पहले आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए प्राइम मिनिस्टर साहब, हम सब साथ चलेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए। कहने का मकसद ये है कि देखिए बार बार इसी पर गुफ्तगू आके रुकती है कि आप जरूर एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस मुल्क में। यकायक लोगों के पास इतनी दौलत आई, इट शुड बी क्वेश्चन, लेकिन उसका एक तरीका कार आप ऐसा बनाएं जो क्रेडिबल हो, ताकि वो जो इदारे हैं वो अपना काम करते रहे क्रेडिबली अक्रॉस द बोर्ड, और आप अपनी हुकूमत करते रहे, अपने रिफॉर्म्स करते रहे। और आप देखिए कंसेंसस चाहिए रिफॉर्म के लिए, आपको नए कहीं कवानीन चाहिए, तो आपको साथ लेके चलना है। आप हुकूमत कुट्टी करके, वो बच्चे नहीं करते कच्ची जमात के कुट्टी एक दूसरे से नहीं बोलना, ऐसे नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर कुट्टी करें और कहें कि जी अब चलो मुल्क चलाएं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इंगेज करें सबको, ये बातचीत करते रहें, एक दूसरे पे अटैक करें। एक उधर जलसा नहीं होता तो PDM के हवाले से 10 मिनिस्टर्स बैठ जाते हैं। लेकिन मरीम नवाज साहब ने भी कह दिया है कि अब डायलॉग का वक्त खत्म, बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया डायलॉग का वक्त खत्म, गवर्नमेंट कह रही है कि डायलॉग कर लें, और फिर तो गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है नसीम ज़रा साहिबा, तो फिर तनकीद भी उन्हीं पर की जाती है। इमरान खान साहब को भी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि अब आ गए हैं डायलॉग करने। देखिए बात यह है कि हुकूमत की तरफ से आप अगर देखेंगे कि फवाद चौधरी साहब एक तरफ कह रहे हैं कि जी चलें बातचीत करें, बड़ा जरूरी है डायलॉग करें, तो दूसरी तरफ आप देखेंगी फिरदौस आशिक अवान साहब और लोग जो हैं वो किस तरह अटैक कर रहे हैं। तो ये अगर एक हुकूमत है वो 10 जुबानों से बात कर रही है तो फिर मेरा ख्याल है बात नहीं बनेगी। हमारे अपने चैनल पे हमारे प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर साहब आए थे और उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा था 22 दिसंबर को, मेरा ख्याल उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब अगर अनकंडीशनल डायलॉग का ऑफर करें तो हम आके बात कर सकते हैं। उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं PDM के बिहाफ पे नहीं बोल रहा, अपनी पार्टी के बिहाफ पे भी नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मुमकिनात में से हैं। और ये भी देख लें कि वो तो मेरा मतलब कि दुरानी साहब जो गए हैं शहबाज शरीफ साहब से मिलने, वो किसी तरफ से चाहे एस्टेब्लिशमेंट है चाहे जो भी कहीं है, इंडिकेटर्स तो सिग्नल्स तो दिए जा रहे हैं कि बातचीत करें। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली हुकूमत को चाहिए कि
एक जुबान होकर हुकूमत बात करे तरीके से और इसको बात को आगे लेकर हुकूमत को सीरियसनेस दिखाना होगी। आपने ये पॉइंट बिल्कुल सही रेज किया, तभी नातनकीद होगी और एक्चुअली शायद बात आगे बढ़ भी जाए जब सब लोग एक पेज पर आकर एक ही बात कर रहे होंगे। वेल, थैंक यू सो मच नसीम ज़हरा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा अनबायस्ड तज्जिया जो है वो उन्होंने दिया और बड़े जबरदस्त पॉइंट्स भी रेज किए। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से जाएगी, इस तरह से प्रेशराइज करके जाते हैं और अगर जाएगी तो वो भी एक टर्मोइल आ जाता है, पॉलिटिकल टर्मोइल। और फिर हमेशा ये कहा जाता है कि जंगों के फैसले भी हमेशा टेबल पर होते हैं, जंगों के फैसले कभी फील्ड पर नहीं हुए हैं। तो टेबल टॉक करना ही आखिरी हल होता है, उसके लिए डायलॉग कोई भी शुरू कर दे लेकिन एंड डायलॉग ही होना चाहिए। बिल्कुल, और ये बच्चों वाला हरकतें नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए, कोई एक अगर एक बात कर रहा है दूसरी बात कर रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। एनीवेज जी, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बागों का शहर लाहौर, जिसके हवाले से अब चंद दिन से बात चल रही है कि वहाँ पर सफाई के इंतजाम जो हैं वो इंतहाई अबतर होते जा रहे हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो कि कंपनीज थी टर्किश अलबराक और ओजी पाक, उनके साथ LWMC जो कि लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी, उनके मामला ख़राब हुए और इतने ख़राब हुए कि लाहौर की हालत भी ख़राब होती जा रही है। बिल्कुल, ये लाहौर की सड़कों का हाल है और लाहौर की मिसालें दिया करते था पूरा पाकिस्तान सफाई सुथराई के हवाले से कि किस कदर साफ सुथरा शहर। और अब आप इसके हाल देखें, मेन सड़कों पर, पोश इलाकों के सड़कों पर ये सूरत हाल है कि कंटेनर्स भर चुके हैं, कूड़ा करकट सड़कों पर ढेर हो रहा है और LWMC इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग देयर जॉब, क्योंकि ओज पाक अलबराक अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, करीबन 2-3 दिन ही रह गए हैं और जाहिर है दे नॉट वर्किंग। और लेकिन जिसने धावा बोला, फिर आपने देखा कैसे LWMC वाले दफ्तर में चले गए ओजी पाक के और टर्किश कंपनी दूसरी जो अलबराक है, और जहां अगर मशीनें वहां से बाहर निकाली और वहां पर हमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, ऐसे जैसे कोई दो जंगें आपस में लड़ रहे हैं। वेरी क्लियर कि वो मशीनरी उन कंपनीज की है, वो LWMC या गवर्नमेंट ओन नहीं करती, दिस वाज इन द कॉन्ट्रैक्ट। और जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देंगे या आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वो तो सॉर्ट आउट गवर्नमेंट ने करना है। ये सूरत हाल जो हम दिखा रहे हैं सड़कों की, ये बड़ी तशवीशनाक है जी। कहाँ कराची को हम साफ सुथरा करते करते हम लाहौर को कराची की नहज पर ले गए हैं और कूड़े करकट की ये सूरत हाल है। हमें हमारे रिपोर्टर ने ज्वाइन किया है, ज़िशान सफदर इस वक्त पीको रोड पर मौजूद हैं और उनके पीछे भी मुझे कूड़े का एक ढेर ही नजर आ रहा है। एंड आई एम श्योर कि उनको मुश्किल नहीं हुई होगी ये स्पॉट ढूंढने में, क्योंकि आपको हर स्टॉप के ऊपर, हर जगह के ऊपर अब ये सूरत हाल लाहौर में नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान। वालेकुम सलाम मैडम, आपका शुक्रिया। आपने यहाँ पे ये जो लाहौर का सबसे बड़ा मसला जो है अब ये बन चुका है, कचरे के ढेर मुख्तलिफ जगहों पे जी। और अबूजर साहब ने भी कि किस तरह से ये मसाइल लाहौर में पैदा होते जा रहे हैं। मेरा कैमरा मैन इफ्तिखार हुसैन आपको कुछ मनाजिर दिखाएगा। ये इस वक्त लाहौर के पीको रोड के मनाजिर हैं और ये पीको रोड बिल्कुल इसके सामने कोट लखपत रेलवे स्टेशन है और इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे करीबी शहरी आबादी है और लोगों की गुजरगाह है। और इस वक्त आप देख सकते हैं, अगर आप ये मार्क्स देखें जो रोड पे लगे हुए हैं तो इसमें पूरी एक मुकम्मल पट्टी इस कूड़े से भरी हुई है, एक लेन, और बाकी दो पट्टियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक के लिए खोली गई है। इस वक्त ये देखें कि यहाँ पे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से 2 डब्बे भी रखे गए हैं कचरादान, और ये कचरादान मुकम्मल तौर पे फिल हो चुके हैं जी। और इसके बाद लोग क्योंकि मजबूर हैं, लोग घरों में गंद नहीं रख सकते, उन्होंने फेंकना ही फेंकना है। और ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो ये जिम्मेदारी तो उनकी है और किसी जगह पे दावे भी किए थे कि 10 रोज में हम लाहौर को मुकम्मल साफ कर देंगे। 25 तारीख भी दी गई थी डेडलाइन कि हम 25 से पहले साफ कर देंगे, लेकिन वीकेंड भी गुजरा। अब इशू क्या है मेन इस वक्त, क्या ऐसी रहेगी लाहौर की सड़कें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो दोबारा से नहीं होने जा रहा और LWMC की इतनी कैपेसिटी नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम खुद पे रिलाय ही नहीं करते। हमारी गवर्नमेंट ने एक कंपनी के साथ मुआहदा किया, जो कंपनी इनके साथ चलती रही, लाहौर के तमाम कचरे को ठिकाने लगाती रही। जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसके साथ मामलात खराब हुए, उसका जो असर है वो आम आवाम पे ही पड़ा है। अब देखेंगे यहाँ पे हुकूमत की उनके साथ सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनका जो वो मुआहदा है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो आगे नहीं चल पा रहा।
और उनके पास हैवी मशीनरी है जो कि गवर्नमेंट के पास है नहीं, जिसकी वजह से लाहौर का जो कचरा है उसको ठिकाना लगाना मुश्किल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक मुलाजिम भी मौजूद है जो कि सफाई के काम को सरअंजाम दे रहे हैं, ये तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मसला ये है कि यहाँ से कचरा कौन उठाएगा, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं, आप डेली बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे आप सारे कूड़े को इकट्ठा करते हैं, और यहाँ से कूड़ा कौन उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी? गाड़ी वाले उठाते हैं कचरा, तो 3-4 दिन हो गए गाड़ी वाले आ नहीं रहे, तो क्यों नहीं आ रहे? क्या मसला है? उनके मामलात क्या चल रहे हैं आपके इदारे के साथ? आप क्या कहते हैं? आपको अफिसरान ने कहा होगा, आखिर मसला क्या है? आवाम को इस तरह जलील क्यों किया जाए? ये तो हमारे बॉस को पता है, सारी डिटेल उसके पास होती है, हमारे पास हमने तो कह देना ये झाड़ू लगा दे, हमने झाड़ू लगा देना। ज़िशान इस बात भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने तो सफाई करनी है और कर ली, और वो तो यहाँ से अब चले जाएंगे। असल में तो कूड़ा उठाना इज द मेन प्रॉब्लम जो नहीं किया जा रहा। अब ये कहिएगा कि 31 दिसंबर आखिरी डेट थी, लेकिन ऐसा लगता है कि 31 दिसंबर से पहले ही ऑसफाक या अलबैराक ने काम करना छोड़ दिया, LWMC के साथ उसकी बन नहीं रही। अब ये क्या गवर्नमेंट की इमेच्योरिटी नहीं है कि इस चीज को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, नई कंपनीज ढूंढ सके या इन्हीं कंपनीज के साथ काम कर सके, क्योंकि LWMC तो केपेबल नहीं है लाहौर का कूड़ा उठाने में। ऐसी सूरत हाल रही तो ये तो हर सड़क के ऊपर, हर जगह के ऊपर ढेर लगेंगे और ज्यादा। जी बिल्कुल सिमल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर देखा जाए तो अगर यही सूरत हाल रही, जिस तरह से आपने बताया डेडलाइन से पहले ही काम करना छोड़ दिया गया, हैवी मशीनरी जो है वो नहीं आ रही इस कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए, तो इस बात का ये एक बड़ी बुरी मिसाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कूड़ा ये एक छोटे से एक इलाके का है, और जहाँ पे बड़े लेवल पे कचरा दान बने हुए हैं या फिर पॉइंट्स बने हुए हैं, उन पॉइंट्स का क्या हाल होगा। और इस वक्त तो आपने बात बिल्कुल ठीक की है, जब आप उनके साथ मामलात ही ठीक नहीं करेंगे तो तब आपका जो काम है वो वैसे का वैसे रह जाएगा। और यही सूरत हाल देखी जा रही है कि हुकूमत और उस कंपनी के दरमियान मामलात तय नहीं हो पा रहे, इसीलिए इस वक्त लाहौर के जो हालात हैं वो इंतहाई परेशान कुन और अफसोसनाक मनाजिर देखे हैं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ लाहौर में कि एक वीक हो जाए और सफाई ना और इस तरह कूड़ा दान बन जाए। बागों का शहर का हालत क्या हुई है, सिर्फ मिस मैनेजमेंट की वजह से ऐसा हो गया। बिल्कुल ज़िशान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मैं तो परेशान हो रही हूँ अफजल कि इस फुटपाथ के ऊपर जो है वो गुजरना मुहाल होगा, पैदल चलने वाले अब परेशान हो जाएंगे कि वो कैसे गुजरे। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि इस हफ्ते में अगले 3 से 4 रोज मुसलसल बारिशें होंगी हैं, और बारिश में फिर इस कूड़े का हाल क्या होगा, ताफुन फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी, कौन जिम्मेदार होगा इसका, क्या कोई सोच रहा है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये भी नहीं इन्होंने देखा कि 31 दिसंबर से पहले अगर ये हालात हो गई है और फिर जब 1 जनवरी के बाद कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। और फिर आप ये देखें कि मैंने लाहौर में सड़कों पे ये भी देखा कि ट्रालियों के साथ कूड़ा उठाया जा रहा है, कि कभी लाहौर में कुछ 10 साल से मैंने नहीं देखा कि ट्रैक्टर है और एक ट्रॉली है जिसमें कूड़ा रख के जाया जा रहा है। प्रॉपर एक जो मशीनरी थी, प्रॉपर इक्विपमेंट था, जो लॉजिस्टिक्स थी, उनका भी इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट है वो अब बहाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमने ये हालत देखी लाहौर की। और अल्लाह करे कि ये 2 से 4 दिन में मामला हल हो जाए, जिसके बाद सिचुएशन बेहतर हो जाए। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात कर लेते हैं मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। मजीद 1974 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मजीद 55 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से कुल अमवात 9,929 हो गई हैं। और इसके साथ साथ अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के मुस्बत केसेस जो आए हैं उसकी जो परसेंटेज है वो 5.7 हो चुकी है, जो कि थोड़ी अब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए गुज़िश्ता चंद 2-3 हफ्तों से, क्योंकि 6 और 7 तक थी, अब ये थोड़ा 6 के नीचे आ गई, जो कि एक पॉजिटिव और अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रिकवरी भी अब कुछ बेहतर हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर मजमूई तौर पर बात की जाए केसेस की, तो पाकिस्तान में 4,73,309 अब तक मजमूई केसेस थे कोरोना के। बिल्कुल, और कोरोना की सूरत हाल जो है वो जहाँ थोड़ी अंडर कंट्रोल लग रही है, वहीं पर प्लीज़ 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 आपने ईजी नहीं होना,
इसको उतना ही सीरियस लेना है, क्योंकि विंटर्स में ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। बार बार हमारे साइंसदान, दुनिया भर के साइंसदान और रिसर्चर्स ये बात कर रहे हैं कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, अभी खतरा टला नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। कहिएगा 5.7 रेशो जो गुज़श्ता 24 घंटों में आई, वो इतनी सी खुशाइंद है कि रेशो कम हो रही है, बट वायरस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी म्यूटेट कर रहा है, खतरा अभी भी मौजूद है। जी बिल्कुल, इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी सिचुएशन खतरनाक है। हॉस्पिटल हमारे जो है सैचुरेट हो रहे हैं और जो सीनियर पेशेंट वेंटिलेटर्स के ऊपर, ऑक्सीजन बेड्स के ऊपर तादाद जो है वो काफी बड़ी तादाद है। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि वायरस खतरनाक जो है बहुत एहतियाती है। वायरस जो है वो हमें कुछ नहीं कर सकता जब तक हम लोग एहतियात करते रहेंगे। तो इस सिचुएशन यही है कि वायरस इस तरह से अपनी शक्लें भी बदल रहा है, म्यूटेट भी कर रहे हैं, और ये एक वायरस का नॉर्मल वो होता है। हर वायरस जो है वो म्यूटेट करता है, मगर फॉर्चुनेटली अभी तक उसकी म्यूटेशंस जो हैं वो इस हद तक नहीं हुई कि अपनी टोटल हैयत चेंज कर ले। और इस वक्त दुनिया में जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीन बन रही हैं वो अभी जो जिस हद को म्यूटेट किया है वो उसके लिए भी इफेक्टिव रहेंगी। मगर इस वक्त सिचुएशन अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, मुल्क में खतरा बहुत ज्यादा है और एहतियात की बहुत जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। नौशीन हामिद साहबा, एक और चीज़ जिसके ऊपर हवाले से आपने कहा कि म्यूटेट कर रहा है लेकिन वैक्सीन उसको कवर कर लेगी, लेकिन म्यूटेशन में ये दूसरी लहर में नई किस्म की बहुत बात हो रही है। नाइजीरिया, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया और अब कनाडा में भी बात की जा रही है कि नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके हवाले से कोई गुफ्तगू हो रही है कि अगर नई शक्ल किस तरह से इसको हैंडल किया जाना है, क्योंकि अभी तक इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। देखिए जी, ये प्रोबेबली ये जो नया म्यूटेटेड वायरस है ये साउथ अफ्रीका में अभी तक यही अंदाजा है कि वहाँ ओरिजिनेट किया था, उसके बाद ये यूके आया है। अब यूके से जो है ये बहुत सारे ममालिक में, जिसमें कनाडा, जर्मनी और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक, इवन जापान जैसे दूर दराज मुल्क तक वो पहुंच चुका हुआ है। तो इसमें यही है कि ये वायरस जो है इसके बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो यही है कि गो के इसकी वजह से इन्फेक्शन फैलती ज़्यादा तेज़ी से है, मगर बीमारी की इंटेंसिटी जो है वो पहले वाले स्ट्रेन से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यानी इंटेंसिटी बीमारी की वही है जो पहले थी, मगर इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है। और इसमें एक थोड़ा सा और तशवीशनाक बात जो आती है वो ये कि ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। जो अब नए वायरसेस जो हैं वो म्यूटेट होने के बाद वो जो पहले लहर में बच्चे महफूज थे, अब बच्चों के लिए भी हमें एहतियात की ज़रूरत है कि ये बच्चों में भी जा रहा है। मगर होपफुली कि अभी इसकी म्यूटेशन जिस तरह मैंने कहा इस हद तक नहीं हुई कि वैक्सीन इसको कवर नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, जैसा आपने कहा कि बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है और म्यूटेटेड वायरस अब जो ओरिजिनेट अफ्रीका से हुआ लेकिन अब यूके, यूरोप और कनाडा में भी पहुंच गया है, तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते ना, पाकिस्तान में भी आ सकती है वो म्यूटेशन जो कि ऑलरेडी हो रही है म्यूटेशन। तो क्या आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट मजीद कुछ सख्त इकदाम करेगी, क्योंकि अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, स्कूल खुलने में भी 10-12 दिन रह गए हैं, 10 जनवरी तक स्कूल्स बंद हैं, उसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन अगर स्प्रेड ज़्यादा है तो क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस एक्सपेक्ट करें हम गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, अभी तक तो इस वायरस के बारे में चूंकि ये पता है कि दुनिया में भी ये जहाँ जहाँ पहुंचा है वो यूके के पैसेंजर्स के थ्रू पहुंचा है, तो अब हमने भी इस तरह से पूरी दुनिया ने यूके की फ्लाइट्स जो हैं वो फिलहाल बंद की हुई हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त पिछले 10 से 12 दिनों में जब से ये स्ट्रेन की बात होनी शुरू हुई है, जितने पैसेंजर्स यूके से ट्रेवल करके आए हैं उन सब का इमिग्रेशन से डाटा ले लिया गया है और उनके रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में उनके डिप्टी कमिश्नर्स और चीफ सेक्रेटरीज वगैरह को वो डाटा भिजवा दिया गया है। वो पेशेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं और उनके टेस्ट कर रहे हैं, और उनमें से काफ़ी सारे पेशेंट्स वो पैसेंजर्स जो है वो डायग्नोज हो गए हैं, कुछ में टेस्ट पॉजिटिव भी आया है, उन लोगों को फौरी तौर पे आइसोलेट कर दिया गया है। तो यूके से आने वाले तमाम पैसेंजर्स जो हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है, उनको स्क्रीन किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में हम वायरस को आने से रोक सकेंगे। साथ नौशीन हामिद साहब, इंशाल्लाह पाकिस्तान में वायरस को रोका भी जा रहा है, कोशिश भी की जा रही है लॉकडाउन के जरिए और दीगर जो तरीकाकार हैं।
इसके साथ वैक्सीन की बात भी की जाती है, क्योंकि वैक्सीन अब पाकिस्तान में फेज 3 ट्रायल था चाइनीज़ का, लेकिन एक और चाइनीज़ कंपनी ने भी ट्रायल्स के लिए इजाज़त मांगी है। उस पर क्या सिचुएशन है, कैसे इसको हैंडल किया जा रहा है, और फिर जो फाइजर हैं और दीगर जो वैक्सीन हैं उस पर किस तरह से हमने रिस्पॉन्स किया अब तक? जी देखिए, इस वक्त जैसा कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो मुसलसल इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ राब्ते में है, और हम लोग उनकी अफोर्डेबिलिटी, उसकी एफिकेसी, उसकी सेफ्टी और वो कितनी जल्दी हमें अवेलेबल हो सकती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल अब फाइनल मराहिल में हैं। और इंशाल्लाह ताला हम एक से ज़्यादा कंपनी से जो है वो हम वैक्सीन लेने लगे हैं, और उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक जो है वो हम अपनी जो पहला हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया एसेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स को और 65 ईयर्स से अबव जो लोग हैं उन लोगों को ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर सेकंड फेज में 60 ईयर्स के लोगों को, और फिर उसके बाद बाकी पॉपुलेशन की बारी आएगी। मगर इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही चीज़ें सामने आ जाएंगी कि हम कौन सी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है और उनको एडवांस पेमेंट की जाएगी, और हम जल्द अज जल्द ये वैक्सीन पाकिस्तान में ले आएंगे। जल्द अज जल्द वैक्सीन पाकिस्तान में ले आएंगे। कोई एक मैसेज डॉक्टर साहिबा जो आप इस प्लेटफॉर्म से आवाम को देना चाहेंगी? जी देखिए, मैं यही कहूंगी कि चाहे जब तक वैक्सीन नहीं आती और नहीं लगती, बल्कि जब आ भी जाए, सबसे बेहतर वैक्सीन जो है वो मास्क है। अगर आप मास्क का इस्तेमाल करें और जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई जा रही हैं, तो मैं समझती हूँ ये वैक्सीन से ज्यादा इफेक्टिव है, जिससे हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। तो मेरी अपील यही है कि लोग खुदा के लिए इसको सीरियसली लें, जिस तरह से हम बाजारों में और रेस्टोरेंट्स में और सड़कों के ऊपर देख रहे हैं कि मास्क के इस्तेमाल को लोग सीरियसली नहीं ले रहे, और इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो प्लीज एहतियात करें, प्लीज एहतियात करें, SOPs को फॉलो करें, क्योंकि सबसे कहा यही जाता है कि SOP में सबसे बेहतरीन मास्क है, और मास्क किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। हमने गुफ्तगू की ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन क्या है कोरोना के हवाले से, और जो वैक्सीन पर इस पर पेशरफ्त हुई है इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी, लेकिन मास्क जरूर पहनी क्योंकि वो बेस्ट वैक्सीन। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। पोस्टल सर्विस का उन्होंने जो आलमी अदारा है उसने एक नई रैंकिंग जारी की है, और पोस्टल सर्विस के आलमी अदारे की जानिब से 170 ममालिक की जो नई रैंकिंग जारी की गई है उसमें पाकिस्तान को 27 दर्जे तरक्की मिली। तो ये जी अच्छी हो गई खबर पाकिस्तान के लिए। इस पर बहुत काम भी किया गया गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान पोस्ट में, और इसी वजह से अब पाकिस्तान की जो पोस्ट है जो कि एक जदीद तरीकाकार इख्तियार कर चुकी है। पहले तो ये बड़ा पुराना तरीका होता था ना, लेकिन अब बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें एक कम्युनिकेशन के बेहतरीन तरीके अपनाते हुए आलमी सतह पर रैंकिंग में बेहतरी का इसका सबूत है कि पाकिस्तान ने इस पर काम किया है। 2016 में 29 पॉइंट्स के साथ 94 नंबर पर था पाकिस्तान, और अब 2020 में 27 दर्जे तरक्की के साथ पाकिस्तान का नंबर 67 पर आ चुका है। बिल्कुल, और ख्याल रहे कि इस रैंकिंग में दुनिया में वो ममालिक सर फहरिस्त हैं जो सनती शोबे में आलमी रैंकिंग में भी टॉप पर हैं। ये रैंकिंग पाकिस्तान पोस्ट पर एतमाद, मेहनत और लगन के साथ बेहतरीन सर्विस के हवाले से है। डिजिटलाइजेशन होने की वजह से भी इसमें कई दर्जे बेहतरी आई है, और पाकिस्तान पोस्ट का ये भी कहना है कि निज़ाम में जद्दत और पाकिस्तान पोस्ट आलमी सतह पर पाकिस्तान का फख्र बनेगी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कोरोना वबा से पोस्टल सेक्टर को पहुंचने वाले नुकसान का भी अगर जिक्र किया गया इसमें, और आलमी वबा में पाकिस्तान पोस्ट का घर घर पेंशन पहुंचाने के इक़दाम को भी ख़ास तौर पर इसमें सराहा गया, क्योंकि ये जो तमाम इन पेंशन थी वो इसी के ज़रिए पहुंची गई। पाकिस्तान पोस्ट का ये भी कहना है कि 2023 तक टॉप 20 में शामिल होने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है, और इदारे में जारी डिजिटलाइजेशन के अमल को पूरा करके ई-कॉमर्स में भी दाखिल होने के लिए कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ कि अबूजर आज भी लोग पाकिस्तान पोस्ट पर ट्रस्ट करते हैं, और एक मतलब डिजिटल दौर होने की वजह से मुख्तलिफ ईमेल्स का सिलसिला शुरू हो गया, सोशल मीडिया एप्लीकेशन शुरू हो गई, बट लोगों ने जब कुछ भेजना हो या खतों किताबत का जो सिलसिला है वो आज भी वो आज भी पाकिस्तान पोस्ट की वजह से ही जारी और सारी भी है। और ये जो एतमाद है, हमारे जो डाकिये हैं, जो पोस्टमैन है, वो बड़ा खुश होंगे। ऑब्वियसली जब आपके इदारे की तारीफ होती है और इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है तो फिर एक अच्छी चीज़ जो है वो मज़े की देखने को मिलती है। चलिए जी, ये तो अच्छी खबर हो गई, लेकिन इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपसे डिस्कस कर लें, जो कि पहले तो लग रहा था कि शायद अच्छी हो सकती है, लेकिन अब थोड़ा पाकिस्तान की जो बैटिंग देखते हुए लग रहा है कि अच्छी खबर थोड़ी नेगेटिव की तरफ जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के 163 पे 6 आउट हो चुके हैं, और अब तक अगर 6 आउट हो चुके हैं एक सिर्फ 163 पे, दैट मीन्स कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसने ट्रबल करते हुए अपने आप को 431 का जो पहली इनिंग्स के न्यूजीलैंड का टारगेट था उसके हवाले से अगर बात की जाए तो अभी तो बहुत पीछे हैं। कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है, ना T20 की सीरीज से आई, ना ही टेस्ट से आ रही है। 112 रन के मजमूए पर 6 विकेटें गिर जाना,
फिर जो इस वक्त मैच चल रहा है वहाँ पे पहली इनिंग में कीवीज ने शाहीनों के जो पर काटे हैं उस पर कुछ दिल खुश नहीं हुआ, और तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो 43 रन के मजमूए पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी शान मसूद, आबिद अली, मोहम्मद अब्बास आउट हो गए। फिर अजहर अली और हारिस सुहेल जो है वो टीम के मजमूए की खातिर ख्वाह इजाफा ना कर सके। अजहर अली 5 रन बनाकर जबकि हारिस सुहेल 3 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। ये सूरत हाल है हमारे नेशनल टेस्ट क्रिकेटर्स की जो इस वक्त वहां पर खेल रहे हैं। तो बेसिकली बाबर आजम के बगैर ऐसे लग रहा है कि हमारे पास टीम में कोई प्लेयर ही नहीं है। अब सिर्फ अभी तक जो 59 स्कोर किया मोहम्मद रिजवान ने जो कि विकेट कीपर हैं और वही सिर्फ अभी तक एक 50 बना सके हैं, बाकी कोई भी बैट्समैन हमारा अब तक एक 50 भी नहीं बना सका। फवाद आलम जिसका बड़ा जिक्र किया जाता है कि बड़े बेहतरीन बैट्समैन है, डोमेस्टिक में तो बड़ा जबरदस्त खेलती हैं, इसलिए कमबैक किया उन्होंने 11 जबरदस्त खेले हैं, 9 रन बनाए, फिर वही 9 रन बनाकर वो भी चले गए। अब देखते हैं कि एक अच्छा ये भी एक चीज़ है कि बैटिंग तो आपने अच्छी कर नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बॉलिंग जब हमने की थी तो तब भी कोई खास बॉलिंग अच्छी नहीं की है। फील्डिंग इतनी ज़्यादा मिस फील्ड्स की है, 3 कैच छोड़ दिए। मतलब आम प्लेयर्स के अगर आप एक दफ़ा कैच छोड़ते हैं तो वो प्लेयर फिर सेंचुरी बनाता है, और ऐसे ही हुआ न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने भी सेंचुरी। ये हमारे साथ हमेशा नहीं होता। जब हमारी टीम कुछ भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर 2020 हो, वो टेस्ट हो, वो हम कैच छोड़ते हैं और वो प्लेयर जो है वो ऐसा होता है ना। देखिए अच्छे प्लेयर्स क्या करते हैं, वो मौका नहीं जाने देते। अगर आपने उनका एक कैच, यहाँ पे तो 2 कैच आप छोड़ रहे हैं एक प्लेयर के, और फिर फील्डिंग कर रहे हैं, मिस फील्डिंग कर रहे हैं आप, ड्रॉप कैचेस के साथ साथ मिस फील्डिंग करने से कितने एक्स्ट्रा रन चले जाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान की टीम में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सभी में इंप्रूवमेंट चाहिए। अभी एक टेस्ट तो चलो हारता दिखाई दे रहा है, आगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए उम्मीद लगा लेते हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं ऐसे उम्मीदें नहीं लगाती। अबूजर क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है तो वो तो लगाकर बैठ जाते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, कुछ नहीं होना इसका। वैसे भी टेस्ट मैच देखने के लिए ना आपको पूरा स्टेमिना चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए, और इस तरह की परफॉर्मेंस के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर ही रहेगा। एनीवेज, बेहतरीन टीम और बेहतरीन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे थे, तो एक अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तानी टीम के लिए, एक और अच्छी खबर नहीं है। आईसीसी ने मौजूदा दहाई की जो बेहतरीन टीम का ऐलान किया है उसमें तीनों फॉर्मेट्स में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका है। तो बेसिकली आईसीसी को ऐसा लगता है कि एक डेकेड में 10 सालों में कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर टॉप आईसीसी की टीम में नहीं जगह बना सकता। तो ये आईसीसी का ख्याल हो सकता है या उन लोगों का ख्याल हो सकता है, और भारतीय लॉबी का किरदार इसमें जरूर हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई शक नहीं है कि बाबर आजम, यासिर शाह और दीगर हमारे यूनुस खान ऐसे प्लेयर्स थे कि जिनको हक था, राइट था, डिजर्व करते थे वो इसमें से एटलीस्ट एक टीम का हिस्सा बना। बिल्कुल, वनडे T20 की क़यादत साबिक भारतीय कप्तान MS धोनी, टेस्ट की कप्तानी विराट कोहली के नाम रही। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट्स टीम में जगह बना सके, ये वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो तीनों टीम्स में हैं, और तीनों का इंतखाब जो है वो मद्दाहों की ऑनलाइन वोटिंग के जरिए किया गया। मौजूदा दहाई की T20 टीम की मौजूदा दहाई की बेहतरीन T20 टीम में 6 ममालिक के खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि धोनी समेत भारतीय टीम के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, विच इज वेरी ऑब्वियस कि इंडियन लॉबी कितनी सरगर्म है आईसीसी के अंदर। ऐसा लग रहा है कि आईपीएल की टीम को आईसीसी ने अपनी टीम बना लिया, और ऐसे कमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर आ भी रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि लोगों ने तो ये भी कह दिया कि आईपीएल की टीम थी, आईसीसी की टीम नहीं थी। अब टीम में अफगानिस्तान के प्लेयर लेग स्पिनर राशिद खान को भी शामिल किया गया, ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल, जनूबी अफ्रीका के AB डिविलियर्स, वेस्ट इंडीज के कैरन पोलार्ड, कैरिस गेल और फिर श्रीलंकन फास्ट बॉलर मलिंगा शामिल हैं इसमें। और फिर वनडे की टीम की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कप्तानी धोनी के सुपुर्द की गई। ठीक है जी, आप कप्तानी धोनी को दे दें, आप बाकी प्लेयर्स में डिफरेंट मुल्कों के आपने प्लेयर्स शामिल किए हैं। बांग्लादेश के शकीब अल हसन, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, कीवी फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट, अच्छे प्लेयर्स हैं सारे, इसमें कोई शक नहीं। देखें, हम ये नहीं कह रहे कि इन प्लेयर्स को क्यों शामिल किया गया, रिएक्शन की बात हो रही है कि पाकिस्तान के एटलीस्ट एक प्लेयर को तो आप डालें बीच में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वोटिंग नहीं हुई या ऑनलाइन मद्दाह नहीं मौजूद है। हैरत अंगेज तौर पर जो बाबर आजम का आप जिक्र कर रहे थे, साबिक कप्तान यूनुस खान या यासिर शाह समेत किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को शामिल नहीं किया गया, ये बड़ा एक अफसोस का मकाम था। और आई थिंक जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बड़ा स्ट्रांगली ऑनलाइन ये प्रोटेस्ट करना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड लेकर आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स एक अच्छी टीम है। एग्जैक्टली, बाबर आजम टॉप प्लेयर रहे हैं, लगातार आईसीसी की रैंकिंग में टॉप प्लेयर हैं और टॉप 5 में वो बड़े अरसे से रहे हैं। एग्जैक्टली। एनीवेज जी, इंडियन लॉबी सरगर्म, लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया देख रही है कि हो क्या रहा है। एनीवेज जी, दुनिया तब भी देखती है जब बड़े ठाठ के साथ कोई शादी होती है। मतलब हमने देखा है बड़ी बड़ी शादियां बड़े बड़े बिजनेसमैन की, बड़े बड़े ताजरों की, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होल्डर
मिनिस्टर हो प्रोविंस के, पंजाब के, वो भी, और उनकी शादी हो रही हो, तो फिर मुझे लगता है ये प्रोटोकॉल देखने लायक तो होता ये तो मुमकिन वाकई नहीं था। अच्छा, ऐसा वैसे हुआ है कि मैंने रिसेंट अगर 10-15 सालों में मैंने अगर रिकॉल करता हूँ अपनी मेमोरी को, तो सिटिंग मिनिस्टर की शादी मैंने नहीं देखी। कोई ज़्यादा एल्डर होते हैं या फिर उनकी शादी हुई होती है, तो ये एक यूनिक था थोड़ा सा मेरे लिए कि 10 से 12 सालों में मैंने नहीं देखा। अगर कोई, मैं कैटेगोरिकली नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज़ अहमद की जब शादी हुई है, तो फिर शादी ऐसी ठाट से हुई कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन रहा था उनका, तो कि शादी में जो प्रोटोकॉल पुलिस का, फिर जो शूट के दौरान जो प्रोटोकॉल मिले, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारे देखे मैंने। उनकी जो दावत वलीमा थी उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत तो की, लेकिन ये अब देखें, मतलब कुछ मुझे लगा कि गवर्नमेंट कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ भी हुई हैं। फायरवर्क्स अलाउड नहीं है शादियों के ऊपर, और अगर आप आर्टिफिशियल से इंडोर हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको तो करने दो। अच्छा, इसको करने दो, चले ठीक है, ये अलाउड है, लेकिन बड़ी शाहाना किस्म की शादी हुई, उनको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, लेकिन मैं चाहूंगी वो प्रोटोकॉल वाली वीडियो हम जरा दोबारा चलाएं। बड़े पैसे लगाए, ये मतलब बाकायदा घोड़ों पर सवार जो लोग हैं, उनके दोस्त ऑब्वियसली करीबी अजीजों का शादी की, लेकिन पीछे जो नीली बत्तियां है ना, दैट वाज अ डिफरेंट। पुलिस वालों को शादी खुशी में शरीक कर रहे थे ना, वो अपने प्रोटोकॉल के लोग हैं, उनको रूटीन में तो मिलता है प्रोटोकॉल, तो उन्होंने साथ शादी में भी लेकर अब प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है, जिस दिन शादी अब घर छोड़ के चले जाओ, ऐसे तो नहीं होता। मैंने कहा आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मैं सिर्फ कह रही हूं नीली बत्तियां कुछ डिफरेंट है। और अब मैं चाहूंगी कि हम जरा शूट की वीडियो भी रखें, जिसमें वो ऑब्वियसली आउटडोर शूट का ट्रेंड आपको पता है कि चल रहा है, और उसी के अंदर जो है वो फिर एक पूरा ट्रेडिशनल जगह है, वो एक पूरी वहाँ पर वो दे वॉकिंग और शूट हो रहे हैं, 10-12 कैमरामैन जो है वो उनका शूट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जो मोबाइल से वीडियो बनी हुई है वो पुलिस वाले जो है वो उनको सिक्योरिटी, और वो प्रोटोकॉल मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए सोचा होगा कि यहाँ पर अब मेरी शादी का मैं शूट करा रहा हूँ, और ये ना हो कोई बंदा आके पर्ची लेके आ जाए, ये मेरा काम कर दें, तो उन्होंने पुलिस वालों का होगा साहब का प्रोटोकॉल लगा दें और उनका शूट हो रहा है, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए ना, जरूरी है। एनीवेज, ये है वो शूट की वीडियो जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो मतलब क्यूट कपल है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, दुआएं दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे ही बस बात हो रही थी। एनीवेज, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई की अगर बात करें तो हुक्मरानों के बयानात में तो ये कम होती दिखाई देती है, और कहा जाता है कि जी दावे भी किए जाते हैं, जी हमने महंगाई में कंट्रोल किया है, महंगाई कम हुई है, लेकिन अगर बाज़ारों में आप जाते हैं तो वहाँ पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, और हर दफ़ा हमने देखा कि रेट्स चीज़ों के कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, रवा हफ्ते की ही बात कर लें तो आटा, चीनी, दूध, दही, अंडों और घी और गोश्त समेत खाने पीने की रोजमर्रा की अशिया की 20 ऐसी चीजें हैं जिसमें 9.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अंडों की ही बात कर लीजिए, कभी नहीं सोचा था, ऑलमोस्ट 250 रुपए दर्जन जो है वो अंडे मिल रहे हैं, 230 रुपए भी कहा जा रहा है, मतलब 200 से ऊपर ही है, डबल सेंचुरी मुकम्मल है। अब फिर सब्जियों की अगर हम बात कर लें, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बेसिक सब्जियां, प्याज और आलू जिसे कहा जाता है, या मसाले की सब्जी जो होती है, उसमें इस कदर इजाफा हो गया है कि गरीब आदमी की पहुंच से मटन और बीफ तो बहुत दूर की बात है, चिकन भी अब अफोर्डेबल नहीं रहा। फिर उसी वक्त अब अगर हम जिक्र करें यूटिलिटी बिल्स का, वो आसमान से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, यूटिलिटी बिल्स तो अपनी जानिब, और अगर महंगाई की सिर्फ ये जो अशिया खुनोश की जो चीज़ें हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें बहुत सिर्फ 3 से 4 चीज़ें, जिसमें प्याज है, आलू है और मुर्गी है। रवा जो अभी हफ्ता गुजरा है उसमें थोड़ी कमी देखने में आई थी, लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि बाकी तमाम अशिया, जिसमें आपने भी बताया कि 20 से ज़्यादा अशिया हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इनकी जो कीमतें जब बढ़ती हैं तो आम आदमी पर जो फ़र्क पड़ता है, स्पेशली अगर गरीब लोगों की बात की जाए तो उन पर जो असर पड़ता है वो इतना परेशानकुन होता है, इतना अफसोसनाक होता है। जैसे बेसिक आटा है, आटे का अगर 20 किलो का थैला 6 रुपये बढ़ जाए, वो 6 रुपये शायद आम एक नॉर्मल इंसान के लिए तो नहीं मैटर करते, लेकिन जो लोग 18-20 हज़ार में अपना बजट बनाते हैं ना, उनसे जाके कभी पूछें कि उनके क्या हालात होते हैं। कराची में अगर आटे का 20 किलो का थैला 1340 रुपए का मिल रहा होगा तो क्या एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सकेगा अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इब्राहिम मुगल साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया सर। ये इन्फ्लेशन रेशो जो आए दिन बढ़ती ही जा रही है, 1-2 चीजें होती हैं कम होती हैं, लेकिन बाकी आसमान से बातें कर रही हैं कीमत। एक तो जो गवर्नमेंट तय करती है वो, फिर जो माफिया बढ़ा देता है वो, और फिर हर कोई जब अपनी मनमानी करता है और गिरा फरोशी करता है, एक गरीब आदमी तो पिस कर रह गया है। देखें, ये इन्फ्लेशन आज का मामला नहीं है, बड़ा पुराना मामला है। किसी ने इसमें से सबक लिया, किसी ने इसमें से सबक नहीं लिया। बिल्कुल, अगर कौम को याद हो तो अयूब खान 2 आने चीनी महंगी होने की वजह से उन्हें अपना छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा।
गोया इख्तियार भी गया, मुख्तार भी गया, हुक्मरानी भी गई और तख्त भी गया और तख्ता हो गया उनका, और 2 आने चीनी फी किलो बढ़ी थी। ये इन्फ्लेशन का मामला शुरू से लीथल है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जहां भी ये हुआ है इसने हुक्मरानों के लिए और रेगुलेटर के लिए मसाइल खड़े किए हैं। जी बिल्कुल। जहन में रखें कि इन्फ्लेशन जिसे हम महंगाई कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर 2 चीजों से आती है। एक ये है कि एक चीज पैदावार उसकी कम हुई और जरूरत उसकी ज्यादा है, डिमांड सप्लाई का 22 करोड़ लोग खाने वाले हैं, अगर पैदा कम हुई तो उसकी कीमत बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई। दूसरी बात यह है कि पूरी भी इतनी हो गई, देखे ना अभी आपने आलू का जिक्र किया, मैं बात करूंगा इसकी, कि पूरी भी चीज हो गई और जिन लोगों ने खानी है उनके लिए काफी भी है लेकिन फिर भी महंगी हो। इमरान खान साहब जब से तशरीफ लाए हैं, इनके दौरे हुकूमत में 5 से 7% अशिया की पैदावार कम हुई है जी। इसमें कोई शक नहीं, प्रोडक्शन कम हुई है। वो गंदम की ले ले, कपास की तो 40% कम हुई है, गन्ने की ले ले, प्याज की ले ले, लेकिन ये 5 से 7% जो कीमत कम हुई है, इसने तो मसला पैदा करना था। खान साहब 2.5 साल में उस तबका को कोई सजा न दे सके, उनका किबला दुरुस्त न कर सके, जिनकी वजह से ये पैदावार कम हुई। और उसके पैदावार बाबू है, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हो, सेक्रेटरी फूड हो, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक हो, ये चीफ सेक्रेटरी हो, ये उसके जिम्मेदार हैं और उनके कान पर जू नहीं रेंगती। बल्कि पंजाब के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, जिसने पंजाब की ज़राअत का पिछले 2.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है, कपास 1.5 करोड़ गांठ मुल्क में पैदा होती थी, 80 लाख पे आ गई है। उस सेक्रेटरी को सजा देने की बजाय ताकि दूसरे इबरत पकड़े, उसे इनाम दिया गया है कि अब तुमने 2.5 साल में पंजाब की ज़राअत का बेड़ा गर्क कर लिया है। आओ अब इंडस्ट्री लगे हैं, अब वो इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन पॉलिसीज तो गवर्नमेंट की तरफ से आती है ना, इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट्स ने लेना होता है, उन्होंने पॉसिबिलिटी भी बनानी होती है। आप ठीक कह रहे हैं, उनका कसूर भी है, लेकिन सारा ब्लेम उनके ऊपर नहीं डाला जा सकता। ये वही लोग हैं जो 2.5 साल पहले कपास के मैक्सिमम, या जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, मैक्सिमम कास्ट भी करवाते थे, पॉलिसीज बनाते थे। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो इनके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में। बेटा अपने आप को करेक्ट कर ले, आप गलत फहमी में हैं और ये गलत मैसेज जा रहा है आवाम को। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो बाबू का नाम है, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर भी हो, अल्टीमेटली फाइल जो है उस पर कुकी बाबू की चलती है। यही वो बाबू है जो पिछले दौरे बात सुन ले, एक मिनिस्टर 5 रुपए नहीं खर्च कर सकता अपनी अथॉरिटी की वजह से। एक बाबू 5 लाख भी खर्च कर सकता है, इख्तियारात हैं जी, बिल्कुल इख्तियारात होते हैं। सिर्फ अवाम में गलतफहमी यही पैदा कर दी गई, जो आपने भी कोशिश की है करने की कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। असल में मैं अपना पॉइंट बोल दूं, मैं अपना पॉइंट बोल दूं, के पास सियासी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो 5 रुपए कैसे। मसला ये है बाबू का कि वो काम करना नहीं चाहता, दफातर तक महदूद है और मुल्क का बेड़ा तबाह बर्बाद कर दिया पिछले 70 साल में। मैं हाथ खड़ा कर रही हूँ। अच्छा, सर आप बोलिए। अच्छा, मिनिस्टर का ये है प्रोडक्शन का। किसने पूछा कि गंदम में सल पैदा कम क्यों हुई? किसने पूछा? किसने पूछा कि कपास क्यों कम पैदा हुई? किसने पूछा? आपने क्या किया? गंदम पैदा कम हुई, कपास का बेड़ा गर्क हुआ, मिनिस्टर एग्रीकल्चर पंजाब को उठा के उधर फेंक दिया और नया मिनिस्टर ला के बैठा दिया। जब तक आप मरा हुआ कुत्ता कुएं से नहीं निकालते, कुएं का पानी साफ कैसे होगा? सर आपकी इजाजत से आपने मेरा पॉइंट खुद ही बोल दिया। पॉलिटिकल लोग जो हैं अगर इमेच्योर होंगे तो फिर ये सिस्टम जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। बहरहाल इस पॉइंट पर हम दोबारा आएंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है रोजीना ने, जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रोजीना। और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, वो आपको देख के मुझे लग रहा है। महंगाई की सूरत हाल क्या देख रही हैं आप? बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर इस्लामाबाद में।
और आज मैंने इसलिए हुडी के साथ कोट पहना है, लेकिन उसके बावजूद मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन ये सर्दी मैं भूल गई जब मैंने यहाँ पर आके सब्जियों की कीमतें सुनी, क्योंकि सब्जियों की कीमतें आज बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म है। अब सुबह सुबह मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा आप लोगों से पहले मैं कुछ बना लेती हूँ, तो मैंने आलू की सब्जी बना ली। आज आलू मटर मैंने बना लिए और 590 रुपये, मतलब तमाम सब्जियाँ इतनी महंगी हैं। आलू, प्याज, गोभी, बैंगन 60 रुपये किलो है, मटर 80 रुपये किलो है। इसी तरह दीगर तमाम जो सब्जियाँ, अदरक की बात करूँ तो 150 रुपये पाव है, लहसुन 80 रुपये पाव है। इतनी ज़्यादा महंगाई का सुनकर मैंने कहा यार ये तो मतलब जो एक आलू की भुजिया मैंने बनानी, आलू की सब्जी बनानी, आलू मटर, वो 590 रुपये मेरे खा गए। बजट मेरा लो है। जी सही। बेसिकली रोजीना आपने जिस तरह बताया कि बजट लो हो तो जो अगर बाजार में सब्जी को लेने जाता है तो रेट्स बड़े ज़्यादा। इमरान मुगल साहब हमारी ये रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, बाज़ारों में क्या रेट चल रहा है सब्जी की, एक गरीब आदमी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है कि कितनी मुश्किल है एक दिन की सब्जी बनाना, वो बता रही थी। अब आपने जिस तरह जिक्र किया कि रेट जो चल रहे हैं, मिस मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, आपने कहा जी सेक्रेटरीज की वजह होती है, ब्यूरोक्रेसी की वजह होती है कि वो सही तरह मैनेज नहीं कर पाते। अब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जी काम नहीं करने दिया जा रहा। कौन काम नहीं करने देता? जिन्होंने कंट्रोल करने हैं रेट्स, उनके घरों में सुबह ताज़ा सब्जी पहुंच जाती है, सही, ताज़ा गोश्त पहुंच जाता है, ताज़ा फल पहुंच जाते हैं। मुझे ये बताएं, अभी आलू की आपने बात की, पाकिस्तान में 40 लाख से 45 लाख टन हमें आलू सालाना चाहिए और मेन ये जिला ओकाड़ा में होता है। बिल्कुल आलू की फसल नहीं आ गई है। चंद देर पहले मैंने रेट का पता किया, 110 किलोग्राम आलू की बोरी तकरीबन 2300 से 2500 रुपए में बिक रही थी। गोया 20 से 22 रुपए किलो जो आलू ओकाड़ा में बिक रहा है, लाहौर में वही आलू 65 से 70 रुपए बिक रहा है। जब मैंने बाबू से बात की तो उन्होंने कहा अच्छा मुगल साहब इसको देख, बल्कि उसने 4 मरतबा तो फोन ही नहीं सुना। जब मैं बहुत खपा तो उसने कहा अच्छा मैं तो समझा कोई क्यामत आ गई। मुगल साहब, मैं कह दी इससे बड़ी क्यामत क्या होगी कि किसान एक चीज 20-22 रुपए में बेचे, खरीदार वही 65 रुपए में खरीदे, और आप समझते क्यामत नहीं आई। तो सर इसका कसूरवार भी आप सेक्रेटरी को ठहरा देंगे। जाता है, देख लेते हैं। लेकिन जब तक इनके कान पर जूं नहीं रेंगती, जो रेगुलेटर है अय्याशी करता है, तनख्वाहें हैं, घर है, कोई बिल की लिमिट पॉलिसी तो मिनिस्टर्स बनाते हैं, पॉलिसी तो पार्लियामेंट में बना रहे हैं, पार्लियामेंट पंजाब असेंबली वाले बना रहे हैं, फिर मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री है उसको भी देखना है ना कि किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। खुदा की कसम मिनिस्टर पॉलिसी नहीं बनाता। फखर इमाम साहब से मैंने बात की, ये द फेडरल मिनिस्टर कि गंदम का रेट 2000 रुपया कर दे, अगर आपने ना किया, आपने 1650 किया है, पैदावार कम होगी तो फिर आपको रूसी रियासतों से 2500 रुपए मन खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया, कहते मैं किसान हूं और मैं आपके साथ हूं। एक बाबू फेडरल, एक शेख हफीज साहब, एक शेख रशीद साहब, 3 बंदों ने कहा ये नहीं होने देगा। इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर सके। अगले साल आप फिर इंपोर्ट करेंगे। मुझे बताएं, आप मिनिस्टर की बात करते हैं, फखर इमाम साहब का कहना, रिक्वेस्ट करना, कैलकुलेशन देना, हमने उसके लिए कैलकुलेशनें भेजी, उसने क्या बिगाड़ दिया? नहीं हुआ, क्या बेहतरी लेके आ गया? एक बाबू अड़ा रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बाबू अड़ा रहा और बेड़ा घर करके रख दिया। ठीक, अच्छा सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बात दोबारा भी आ जाती है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल साइड पर सियासी मैच्योरिटी होनी चाहिए, दूसरी तरफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट में। ये अंडरस्टैंडिंग तो लैक हमने शुरू से ही देखा कि ट्रस्ट डेफिसिट था। एक वक्त तो ऐसा भी आया था, बाबुओं ने कहा था जाओ हम नहीं काम करते, बताओ क्या करना है हम वो करेंगे। रोजीना हमारे साथ थी और आपकी वाली बात को लेकर मैं आगे चलूंगी और उन्हीं से सवाल पूछूंगी। रोजीना, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे, एक तो मिडिल मैन खा जाता है, दूसरा गवर्नमेंट जो रेट तय करती है उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, ये बहुत बड़ा सवाल है। सो क्या वहां पर मार्केट्स में आप देख रही हैं कि डीसी रेट के ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है, या लोग गरा फरोशी? मिडलमैन को प्रोटेक्शन रेगुलेटर देता है, बिल्कुल सही, और रेगुलेटर गवर्नमेंट का मुलाजम होता है। ठीक, मिडलमैन उठ ही नहीं सकता अगर रेगुलेटर उसे प्रोटेक्शन ना दे। अगर बाबू के घर सब्जी, ताजा आटा, गेहूं, सब चीजें ना पहुंचे, ठीक है रोजीना, रेगुलेटर काम करेगा। जी जी जी, रोजीना बताइएगा। जी जी,
जी सिमल अबूजर, यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ पर जो सरकारी कीमतें दी जाती हैं, दुगनी कीमतें मार्केटों में वसूल की जाती हैं जिस तादाद में मार्केट है। अगर इस्लामाबाद की एक जस्ट एग्जांपल दे दूं कि अगर यहाँ पर 100 मार्केट्स आप काउंट कर लें तो उन 100 की 100 मार्केट्स का जो रेट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। यहाँ पर अगर सरकारी रेट पर आज अगर टमाटर 120 रुपये किलो में फरोख्त होगा तो मार्केट में वो दाम जो है वो 20-40 रुपये मजीद ऊपर शहरियों से लिया जाता है। हर शहरी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो मंडी का रुख करे और वहाँ पर जाके वो सस्ती सब्जी ले सके, क्योंकि एक तो मंडी बहुत दूर पड़ती है और फिर शहरियों को जो मार्केट करीब पड़ती है वहीं से ही वो लेते हैं। तो वहाँ पर जो सरकारी नर्खनामे होते हैं उन पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं होता और शहरी बार बार ये कहते हैं कि कम से कम ऐसी टीमें हर सेक्टर में होनी चाहिए, हर मार्केट में एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो चेक एंड बैलेंस रखे, जो ये इंश्योर करवाए कि जो सरकारी नर्खनामा है, जो ऊपर से रेट आ रहा है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, हमें सस्ती चीज़ फराहम की जा रही है, लेकिन सस्ती चीज़ मिलती नहीं है। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, सब्जी हो, दालें हो, अंडा मुर्गी हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, हर एक चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब यकीन करें कल यहाँ पर जब बारिश हुई है, इतनी शदीद ठंड के बाहर इंसान नहीं खड़ा हो सकता, बहुत एक फ्रीजिंग कीमतें ज्यादा हैं और जो कीमतें किसी चीज की कम भी हो रही है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। मुगल साहब वही बात कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, काम है ये सरकार का, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गई, सबको अगर मिला लें, इन सब ने मिलकर मुल्क के लिए बेहतरी लानी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो फिर इसकी फिर हल क्या है, क्या करें फिर, क्या सिर्फ तबादले करते हैं? ये बच्ची जो कह रही थी ना कि जी ये रेगुलेटर ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, मैं इन्हें समझाना चाहता हूँ एक दो चीजें। सर जरूर समझाएं। इमरान खान को नाकाम कर, इन्होंने कहा कि बाबू तो कहता है फिर हम नहीं काम करते। भाई उसने 70 साल में काम किया ही नहीं। जब इमरान खान ने कहा काम करो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये, उन्होंने कहा हम काम नहीं करते, क्योंकि पहले भी नहीं करते तो उन्होंने बता दिया कि हम काम नहीं करते। हम तो सिर्फ एडवाइजर होते हैं। इसको छाटा मार दिया, इसको दबका मार दिया, इसको डांट दिया, काम इन्होंने किया, तो हमने बिल्ले लगा दिया कि हमने काम किया। अब मैं अपना जवाबी काउंटर आपको अच्छा मुकम्मल करने देना। अच्छा जो आज भी बात है, इमरान खान साहब को चाहिए उनके कारखान तक पैगाम ले जाए। नंबर 1, रेगुलेटर को अपने काम पर लाना होगा। मुल्क में प्रोडक्शन 10 से 15% बढ़ाना होगी और कपास की प्रोडक्शन 40% बढ़ाकर उसको 1,50,00,000 गांठों पर दोबारा ले जाना होगा। गंदम 2,80,00,000 टन पैदा करनी होगी। गंदम का रेट 2,000 रुपया करना पड़ेगा, कपास का रेट 5,000 रुपया करना पड़ेगा। चावल 70 से 80 लाख, लेकिन कैसे करेंगे ये तो अब मैं बोलूं सर, एक पॉइंट तो सुन लीजिए ना सर, समझाने के लिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप अपनी बात बोलेंगे। फार्मर को मोटिवेट करके आप ये काम कर सकते हैं। सिर्फ फार्मर को मिसमैनेजमेंट और सारा मिसमैनेजमेंट तब दूर होगी जब फार्मर को आप मोटिवेट करेंगे। जब सेक्रेटरी एग्रीकल्चर खेत में चला जाएगा, उसे पता होगा टारगेट का मुझसे पूछा जाना है तो वो काम करेगा। चले सर, अब एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं। जब आप जिक्र कर रहे थे 1,50,00,000 कपास की गांठों का, 2,80,00,000 गंदम का कि हमें वापस वहां ले जाना होगा, तो जब ये पैदावार आपने बोला अभी नहीं, गंदम वहां नहीं गई, कपास वापस ले जाना, गंदम वहां नहीं गई अभी तक। प्रोडक्शन इससे ज्यादा थी ना पिछले साल में, गंदम की नहीं, इससे ज्यादा थी जो आजकल हो रही है। गंदम की नहीं बेटा, आपको फिर फिगर्स का नहीं पता। गंदम 2,80,00,000 टन पैदा नहीं। 2,80,00,000 की बात नहीं कर रही, लेकिन जो अभी पैदावार हो रही है उससे तो ज्यादा थी ना पिछले सालों में। नहीं, पिछले मिसमैनेज हुआ ना तो फिर अब चले फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नहीं जाते। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अप्रूवल्स कहाँ से आते हैं? ये जो बाबू पॉलिसीज बनाते हैं, क्या ये इतने खुद मुख्तार होते हैं, खुद ही पॉलिसी बना के खुद ही इम्प्लीमेंट भी करा देते हैं, खुद ही हाथ रोक भी लेते हैं? पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता? खुदा की कसम सुन लो, अल्लाह की कसम, प्रोडक्शन टारगेट जो है फेडरल सेक्रेटरी जिसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी, सेक्रेटरी फॉर द फूड सिक्योरिटी, और वही सेक्रेटरी है जिसने फखर इमाम की बात नहीं मानी कि गंदम का रेट 2,000 रुपया कर दिया जाए। वो सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सारे सूबों के सेक्रेटरी फूड और सेक्रेटरी लाइफस्टाइल, ये एक ग्रोह तबादले करते रहे कि क्या होगा? तबादले करते एक छोटा सा सवाल, आप ये समझते हैं इन्फ्लेशन की सारी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर? प्रोडक्शन और प्रोडक्शन नहीं होने दे रही ब्यूरोक्रेसी। दूसरा, गवर्नेंस, रेगुलेटर अपना काम नहीं कर रहा। तीसरा, अगर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने पिछले 2.5 साल में पंजाब की ज़राअत का बेड़ा गर्क किया तो उसे सजा दी जाती। वो एक सियासी बंदे का बेटा था,
इसका बेड़ा गर्क करके सेक्रेटरी इंडस्ट्री सजाएं देंगे इन्हीं सेक्रेटरीज को, बिल्कुल अगर सजाएं इन्हीं सेक्रेटरीज को देंगे, ये सुना है कि सेक्रेटरी इंडस्ट्री लगा, अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी चाहिए, इनको सजाएं दें, इनको सही जगह पोस्ट दोबारा ना करें, तभी ये सारा मामला यही कर रहे हैं, इनको एसडी कर देते हैं, अय्याशी दोबारा से आ जाते हैं पॉइंट ऊपर, तो फिर क्या होगा? जो काम नहीं करता उसे घर भेजे, काम शुरू हो जाएगा। तो सर काबीना के साथ भी तो यही कर रहे हैं ना, एक को उठा के वहां लगा दिया, वहां से उठा के यहाँ लगा दिया, सिचुएशन तो 2.5 साल में मेरा पुत्र मैंने यही कहा कि जब पंजाब की ज़राअत बैठी है तो वजीर ज़राअत को उठा लिया, मलिक साहब को जो साहिवाल वाले थे, और नए सैयद साहब को लगा दिया। भाई जिसकी वजह से प्रॉब्लम है उसको नहीं उठा रहे हैं, उसको कहीं पर लगाएं ना दोबारा से। कुएं में से आप मरा हुआ जानवर नहीं निकालेंगे तो बदबू नहीं जाएगी, 100-200 बाल्टी में तो आपको नहीं लग रहा साफ नहीं होगा। तो आपको नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में ये जो 14-15 नोटिस लिए जाते हैं महंगाई के, गवर्नमेंट कहती है होने वाला या नहीं? आपको नहीं लगता कुछ होने वाला? मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के लिए अब कोई चांस नहीं रह गया कि इस तरह के एक्शन ले, कोई पर्सनल कहे कोई नॉन पर्सनल कहे, लेकिन यह है कि उनसे कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। अब मक्तल में इमरान खान खुल के जाओ, अगर नहीं जिंदा रहोगे तो अराक वाला भी तो चला ही गया था, लेकिन इस तरह की बेइज्जती अपनी ना कराएं, ये लोग आपको चलने नहीं देंगे। आपने मुझे आज बड़ी बातें समझाई, एक बात और समझा दीजिए, ये सिविल सर्वेंट, ये ब्यूरोक्रेसी, ये तो वही रहनी है, गवर्नमेंट आनी जानी होती है, अफसरान रहते हैं ना, कहाँ से ले आए, कहाँ से वो ले आए? अगर आपने यूके की एक फिल्म थी यस मिनिस्टर, लेकिन आप यंग है, यस मिनिस्टर में ये सारी स्टोरी है, ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी कैसे सिविल लोगों को नाकाम बनाती है और अल्टीमेटली मुल्क का भी बड़ा गर्क कर देती है। जैसे कि आजकल कहते हैं कि आपका कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है, क्यों नहीं 23,000 बंदों के डबल जो ये पासपोर्ट है कैंसिल कर रहे हैं, उनमें मैक्सिमम बाबू हैं। जरा तंगी आएगी कनाडा चल जाएंगे, जरा तंगी आएगी अपनी सिक्योरिटी तो है ना, अपने पास पासपोर्ट भी है, अपने पास ब्यूरोक्रेसी तो चल रही है ना, साल तो मिनिस्टर नहीं उठा के ले आएंगे कोई ब्यूरोक्रेसी। हमने देखा कि गंदम इस वजह से इतनी कर दो वरना इंपोर्ट करनी पड़ेगी, किसी ने हमें सुना, बेसिकली सजा का मामला लेके आना पड़ेगा की बात की, तो ये सजा का मामला लेके आना पड़ेगा, डरे बगैर फैसले करने होंगे इनके खिलाफ, तभी मामला होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की भी होनी चाहिए, ऐसी अकाउंटेबिलिटी जो होती हुई नजर आए वो एसडी नहीं बनाना, कुछ नहीं होता। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन हमने देखी कि 2.5 सालों में क्या से क्या ही हो गई, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई भी वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची, और फिर उससे आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन इनाम दे देते हैं, ज़राअत फेल कर दो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक लगा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी इब्राहिम मुगल साहब, मामला वहीं पर आगे ठहरा कि जब सजा देंगे और फिर सही मायने में सजा मिलेगी तो फिर मामला नजर भी आए, फिर ही मामला बेहतर हो सकते हैं, वरना बैड गवर्नेंस होते 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 मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में नाज़रीन रवां साल बच्चों से ज्यादती के वाकयात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सरकारी अदादोशुमार का ही अगर जिक्र कर ले तो पंजाब में 10 साल से कम उम्र बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती केसेस में जो इजाफा हुआ है वो 1229 रिकॉर्ड किया गया जी, और पंजाब में 895 बदफेली और 420 ज्यादती केसेस सामने आए, और ज्यादती का शिकार होने वाले 6 बच्चे और 5 बच्चों को कत्ल भी कर दिया गया। लाहौर में अगर खुसूसन बात करें तो 220 बच्चे और बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। लाहौर में 120 बच्चों के साथ बदफेली और एक को कत्ल भी किया गया। लाहौर में ही 96 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मतलब ये इतना अफसोसनाक बताते हुए भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कैसे हम ये खबरें पढ़ते हैं, फिर इनके ऊपर जब वो मुलजिम पकड़े जाते हैं उन्हें ये कह दिया जाता है जी वो नशई था, वो जहनी मरीज था, और ये केसेस होते रहते हैं। इसके लिए एक और जिस तरह से हमने देखा ओवरऑल सिचुएशन पत्तों की अगर खुसूसन बात करें तो वहाँ पर भी एक शख्स है जो क्या पकड़ा गया है, उसने जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा जहाँ पर हुआ तो उसमें उसका जो किरदार था कि वो 5 बच्चियों के साथ एतराफ़ कर चुका है कि उसने कोशिश की और ज्यादती की है। 1 माह के दौरान ये हुआ। 6 कमसिन बच्चियों के साथ उसने जिनसी ज्यादती की और हरासा किए जाने के वाक़यात जो रिपोर्ट हुए, और फिर जब उस मुलजिम, ये जिसकी शक्ल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस दरिंदे की अगर बात करें तो ये एक रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल है और मुतासरा 3 बच्चों से ज्यादती की कोशिश की। मेडिकल रिपोर्ट में वो साबित नहीं हुई। फिर 3 बच्चियों से जो इसने कोशिश की थी 2 को रास्ते में ही छोड़कर भाग गया। 5 बच्चियों से ज्यादती में मुलविस मुलजिम ने चंद साल पहले
अगर उसके रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी चची को कत्ल भी किया था। यही नहीं, मुलजिम ने डंडे मारकर अपनी भाभी की टांगें भी तोड़ी थी। दोनों खवातीन ने ज्यादती की कोशिश पर मुज़ाहमत की थी, जिस पर उसने रिएक्ट किया। अब ये पुलिस के ऑब्वियसली पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और अब चालान भी तैयार किया जा रहा है, बाकायदा एक केस बिल्टअप किया जा रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डीपीओ मौजूद हैं इमरान किश्वर साहब, उस एरिया के, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। इमरान किश्वर साहब, जैसे कि हमने बताया कि अपने नाज़रीन को कि पतों की भाई ये अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है इस मुलजिम के हवाले से, इसने ID कार्ड भी नहीं बनवाया हुआ, इसके बारे में बताइएगा, ये कौन है और ये किस तरह से मुलविस रहा और इसके खिलाफ अब क्या सिचुएशन है इस वक्त? ये इसका नाम है यासिन वल खुदा और ये प्रीवियसली रिकॉर्डेड है। 2003 में इसने अपनी एक चची को कत्ल किया था, जिसमें इसको 9 साल जेल की सजा हुई और उसमें उस वक्त जुवेनाइल ऑफेंडर होने की वजह से प्रॉबेबली इसकी जमानत हुई है, फिर बाहर आया और उसके बाद फिर एक दफ़ा एक और मुकदमे में ये जेल में गया और पिछले 3 माह पहले ये उसमें बाहर आया है और उसमें फिर इसने आके पहले कुछ देर रिक्शा चलाता रहा और फिर एक भट्टे पे काम करना शुरू कर दिया और उसी दौरान में ये 5 केसेस जो है बच्चियों के साथ रेप की अटैम्प्ट के रिपोर्ट हुए और एक हमें CCTV फुटेज मिली थी जो कि इसकी बैक साइड की थी। उसे आइडेंटिफाई करते हुए हम थोड़ा नैरो डाउन किया और फिर इस मुलज़म को हमने ऑलमोस्ट रेड हैंडेड अरेस्ट किया जब ये एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। 5 अभी तक विक्टिम्स बच्चियां सामने आई हैं जिनकी उम्रें 9 से 12 साल के दरमियान में हैं और ये छोटी सी लालच दे के बच्चियों को इंटाइस करता था और उनको फिर भट्टे की एक साइड पे एक डिजर्टेड एरिया था वहाँ पे ले जाता था और ये ज्यादती की कोशिश करता था। 2 बच्चियां जो हैं उनके साथ वो उन्होंने शोर मचाया और वो भाग गई, इनकी कोशिश उसको अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौरान में आई एम सॉरी कॉल आ रही थी दरमियान में, तो उस दौरान में फिर ये भाग गई बच्चियां, तो वो कर नहीं सका और 3 बच्चियां जो हैं वो उनके साथ रेप की अटैम्प्ट की है जिनका मेडिकल करवाया है और उन बच्चियों ने भी इनको शनाख्त कर लिया है। ये जो है ये बेसिकली एक अभी इसका साइको एनालिसिस और साइकेट्रिस्ट के पास हम टेस्ट भी करवा रहे हैं बट ये एक ड्रग एडिक्ट भी है, क्रिमिनल है और बड़ा यानी इसी क्राइम में ये बेसिकली इसी क्राइम के पीछे जाता है बच्चों का और सेक्सुअल क्राइम जिसको आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही। डीपीओ साहब, आपने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट जो बच्चों से ज्यादती की कोशिश की लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में बच्चियों से वो ज्यादती साबित नहीं हो सकी है, तो ऐसे में फिर क्या केस बनता है? और रिपीटेडली ये शख्स जो है वो ट्राइयां करता रहा है मुख्तलिफ बच्चियों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ। सो अगर इसका चालान स्ट्रांग नहीं होगा या केस स्ट्रांग नहीं होगा और इसको सख्त से सख्त सजा नहीं होगी तो ये तो एक खुला दरिंदा होगा जो फिरता रहेगा मुआशरे में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये हम इंशाल्लाह बड़ा बेस्ट पॉसिबल प्रोसिक्यूशन का केस बना रहे हैं। इस पे 25 साल पाकिस्तान PPC में जो है वो सज़ा है, 306 511 जुर्म लगता है और इस पे इंशाल्लाह ताला कोई लेक्चरर्स नहीं छोड़ा जाएगा। हम खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स RPO साहब, IG साहब और तमाम ऑफिसर्स इस केस को देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इंश्योर करेंगे कि इसको सख्त से सख्त सजा। लेकिन किश्वर साहब, जिस तरह से ये आदी मुजरिम है पहले भी इस तरह से वाक़यात करता रहा है, एक जाते जाते बताइएगा कि ऐसे जो मुल्जिमान हैं जब तक वो इतराफ़ नहीं कर लेते उससे पहले तक क्या उनको टैप नहीं किया जाता कि अगर इलाके में हो कि ये लोग हैं जो कि मुल्जिम थे या मुजरिम थे तो उनको ज़रा देखा जाए, स्क्रूटनी की जाए उनकी? बिल्कुल, ये एक जो ज़ैनब अलर्ट बिल है उसमें यही इसमें कुछ मेजर्स लिए गए हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। कसूर में ख़ास तौर पे चाइल्ड अब्यूज़ डेटाबेस बन चुका है इनकी मॉनिटरिंग के लिए और वो एक इलैबोरेट मैकेनिज्म है, उस पर हम इंशाल्लाह ताला काम कर रहे हैं और IG साहब खुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी उसके पंजाब में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद इन स्पैन ऑफ मंथ इंशाल्लाह और उससे इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। हमने पूरा पंजाब का इलैबोरेट डेटाबेस चाइल्ड अब्यूज़ और सेक्सुअल ऑफेंडर्स का बना लिया गया है। इंशाल्लाह ताला उससे मज़ीद इम्प्रूवमेंट है। लेकिन आपके फोरम का मैं एक फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहूँगा कि इसमें जो वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुदारा अपने जो बच्चे हैं उनको ये छोटी छोटी लालच, उनकी काउंसलिंग करें और मतलब उनका ख्याल करें, उनकी मूवमेंट वॉच करें
उनका भी एक रोल बनता है, क्योंकि पुलिस हर वक्त हर बंदे को वॉच नहीं कर सकती। तो ये मैं जरूर गुजारिश बिल्कुल ठीक। डीपीओ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। डीपीओ साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो ज़रूर मदद करेगा कि हम ऐसे लोगों को अपनी सोसाइटी में आइडेंटिफाई कर सकें, सख्त से सख्त सजाएं दिलवा सकें, का निशान बने। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक की कि सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिस्टम की है, ना गवर्नमेंट की है, ना पुलिस की है, वो है पेरेंट्स की। और पेरेंट्स को ये एहसास करना होगा, बिल्कुल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी पे एतमाद करते हैं तो एतमाद का ज़माना नहीं है, हमेशा से नहीं था वैसे, लेकिन जो रिसेंटली हमने देखा कैसे वाक़यात बढ़ते गए और रूटीन में यही आया कि मोहल्लेदार है या कोई करीबी रिश्तेदार है तो फिर आप किसी के साथ अपने बच्चों को मत जाने दें, उनको बताएं। हम तो ऑलरेडी ये बात करते हैं अपने प्रोग्राम में गुड टच बैड टच के बारे में, फिर काउंसलिंग करें बच्चों की घर से जाने के लिए, किसी भी छोटी चीज़ के लिए भी घर पे बच्चा अकेला ना छोड़ें और किसी को बच्चे को घर से अकेला ना जाने दें। कोई चीज़ लेने बाजार चला गया छोटा बच्चा, कितनी बार बात की है कि बच्ची को चीज़ लेने भेज दिया और बच्ची घर वापस नहीं आई, अगवा हो गई या इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ। ऑल्सो जहां हम गुड टच और बैड टच की बात करते हैं अबूजर, वहीं पर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपने किसी भी स्ट्रेंजर से, इवन अपने नेबर से कोई भी चीज़ नहीं लेनी। जैसे डीपीओ साहब ये मैसेज दे रहे थे ना कि छोटी छोटी लालच देकर वो बच्चों को ले जाता था, ये पेरेंट्स ने ग्रूम करना है, ये पेरेंट्स ने तरबियत करनी है बच्चों। बिल्कुल, और पेरेंट्स की तरबियत इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा है कि ये केसेस बढ़ रहे हैं। अब ये शख्स है 25 साल इसको कैद हो जाएगी, इस जैसा कोई और शख्स भी हमारे माशरे में निकल आएगा, वो भी ऐसा करेगा। और ये ऑलरेडी 9 साल इसको सजा हुई थी इसी वजह से, क्योंकि अंडर एज था तो जल्दी छूट गया, जहां इसने कत्ल किया था। तो इसका मतलब बचपन से इसीलिए किया था, चाची के साथ ज्यादती की कोशिश की और उसके बाद जब उसके साथ रिटेलिएशन आई सामने तो इसने कत्ल कर दिया, भाभी को इसने डंडों से उसकी टांगे तोड़ दी। मतलब इस तरह का दरिंदा अगर आपके माशरे में खुला आम फिर रहा है तो उसको एक तो टैप भी करना चाहिए और इसके साथ साथ इन लोगों को पकड़ना चाहिए कि किस तरह से ये लोग कर रहे हैं काम आइंदा से, ताकि ये माशरे में खुले आम ना फिर सके। और हमारा ये प्रोग्राम्स करने का मकसद भी सिर्फ ये होता है कि लोग डिनाइल से बाहर आएँ, एक्सेप्ट करें कि ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत कड़वा सच है जिसमें हम सबको अपने आप को बचा कर रखना है, अपने बच्चों को बचा कर रखना है। मान सहरा का रुख करेंगे, वहाँ भी एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, सनसनीखेज वाकया कि दिल लर्जा गया, जिनसी ज्यादती वीडियो स्कैंडल। पुलिस की तफ्तीश इस वक्त जारी है और इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि जिनसी तशद्दुद करते थे ये लोग, ज्यादती का निशाना बनाते थे, बाकायदा उसकी वीडियो बनाते थे और फिर वीडियो सेल करते थे। और मुलजिमों के मोबाइल फ़ोन से मजीद लड़कियों की वीडियोस भी मिल चुकी हैं। स्कैंडल से मुतासर एक लड़की को खामद ने तलाक भी दे दी है, क्योंकि रिपरकशंस क्या होते हैं इस तरह के वाक़यात के, उनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए ऐसे घिनौने इकदाम करते हैं। अब ये जो मुलजिमान हैं, ये जो एक ग्रोह है जो इस तरह के काम करता रहा है, उस हवाले से अब क्या इस वक्त सिचुएशन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और इनको पकड़ा कैसे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सादिक बलोच साहब जो कि डीपीओ मानसरा हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सादिक साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये घिनौना जो कदम उठाया इन लोगों ने, ग्रुप है ये जो कि मुलविस था वीडियो बनाने में, ये बताइएगा ये क्या वाक़या है और आपने इनको कैसे टैप किया, पकड़ा कैसे? जी बिल्कुल, ये आज से 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर हुई थी, यहाँ पे लोकल लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उन व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर हुई। और वैसे तो एक दिन वहाँ पे पहले हुई थी, लेकिन हमें कोई 36 घंटे बाद इतला मिली कि जब वहाँ के लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर जो 3 मर्द हैं ये कौन लोग हैं, तो वहाँ पे लोकल लोगों ने रब्ता किया और फिर SHO को डायरेक्शन दी गई कि 2 बंदे उनमें से गिरफ्तार हुए और लोग भी वहाँ पे जमा हुए। उन्होंने अपना एक गम और गुस्सा रिकॉर्ड करवाया और उनकी ख्वाहिश थी कि मुलजिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और बेहतरीन तरीके से तफ्तीश हो। तो जो 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए, फिर जो इसमें एक लड़की है उनके वालिद साहब मुकदमे के मुद्दई बने, जिसमें हमने FIR दर्ज की और दोनों को गिरफ्तार किया और वहाँ से फिर तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ। जी, तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ। एतराफ़ जुर्म किया है क्या मुलजिमान ने? डीपीओ साहब क्या कहा उन्होंने जब तफ्तीश अब चल रही है ऑब्वियसली पुलिस की? जी, इसमें डाउट तो कोई है नहीं, क्योंकि ये वीडियो की शक्ल में पूरा सानिया मौजूद है और जो मुलजिमान गिरफ्तार हैं उन्होंने पुलिस की कस्टडी में इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है कि उन्होंने जो ख़वातीन थी उनके साथ तो ये जुल्म भी किया था और वीडियो भी बनी थी और एतराफ़ पुलिस की हद तक तो उनका हो चुका है। लेट्स सी अब कोर्ट के अंदर जाके वो जो हमारा एक प्रोसीजर होता है उसके तहत वहाँ पे वो एतराफ़ करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये रोज़ रोशन की तरह आया है
वीडियो से इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें जो एविडेंस मौजूद है। लेकिन होता ये है सादिक बलोच साहब के वीडियो आपने कहा कि वही सब कुछ सामने है, लेकिन चूँकि जब आप ट्रायल में जाते हैं, फोरेंसिक होती है, फिर इसके अलावा मुलजिमों का जो इंकशाफ है या वो खुद एतराफ़ करते हैं, अब कितना प्रोसेस लगेगा इनको सज़ा दिलवाना, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि सज़ाएँ हों ताकि ये घिनौना कदम उठाने वाले हमारे मुआशरे से ख़त्म हो सकें। जी, पुलिस की जो ड्यूटीज है एक्शन लेना और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना। अगर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है एज पर लॉ 14 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता होता है। इन केस अगर कोई डिले है तो हम कोर्ट से इजाज़त लेके फिर उसमें मजीद 14 दिन या उससे भी ज़्यादा टाइम मिल जाता होता है। लेकिन इस केस में क्योंकि इमीडिएट गिरफ्तारियाँ भी हो गई थी, जो रेलेवेंट एविडेंस थी वो भी कलेक्ट हो गई, विटनेसेस भी आ चुके हैं, उनकी एविडेंस भी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो आई बिलीव कि हम 12 या 13 दिसंबर तक इस केस को मुकम्मल करके चलान की शक्ल में हम कॉम्पिटेंट कोर्ट में जमा करवा देंगे। उसके बाद फिर केस का टाइम पे लगना, उसका ट्रायल शुरू होना और उस ट्रायल को 6 महीने लगे या 1 साल लगे, वो मुतल्लिका अदालतों का अपना एक प्रोसीजर है। अगर कोई डिले आता है तो उनकी साइड पे आएगा, हम इंशाल्लाह आपकी तरफ से तैयारी पूरी है, चलान भरपूर तरीके से आपने बना दिया, जबरदस्त। ठीक, वेल थैंक यू सो मच डीपी अमान सरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी रियली अप्रिशिएट पुलिस की एफर्ट्स जो वो अपनी सरतोड़ कोशिश करते हैं इस तरह के इंसिडेंट में और मेक श्योर करते हैं कि ये केसेस अदालत तक पहुंचे और नेक्स्ट अदालतें भी अगर प्रायोरिटी की बेसिस पर ऐसे केसेस का फैसला फौरन सुनाना शुरू कर देंगे तो आप यकीन जानिए कि ये मुल्जिमान इबरत का निशान बनेंगे। बिल्कुल, और मुझे समझ में आती है कि जब एक कानून बन रहा है, एक सोसाइटी में ये बात भी की जा रही है कि इस तरह के जो केसेस हैं उनके स्पीडी ट्रायल किया जाए, क्योंकि ऐसे मुल्जिमान जब आप कानून के अंदर कोई सुकून होता है, कोई उसके अंदर आसानी होती है तो वो उसका फ़ायदा ना उठा लें जल्द से जल्द, क्योंकि अब वो इंकशाफ कर चुके हैं, इतराफ़ कर चुके हैं, तो उन्हें सजा दिलवाएं, उनको इबरत का निशान बना दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अबूज़र। एनीवेज जी, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और कभी कभी जो है वो ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। चले मैं आपको एक मजे की खबर बताती हूँ, आप लेट देम बी कंफ्यूज अबाउट एवरीथिंग। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जो आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार हैं माइकल जैक्सन, उनके इंतकाल के तकरीबन 1 दहाई बाद उनके रिहाइश का जो कि नेवरलैंड रेंच सिर्फ $2 करोड़ 20 लाख में फरोख्त हुई। और ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी रकम बहुत बड़ी है। और आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि माइकल जैक्सन का 2700 एकड़ पर मुहित आलीशान घर, बहुत बड़ी जगह है ये, उनके दोस्त और अरबपति सरमायाकार रॉन ब्रिकले ने खरीद लिया है। महज 5 साल कबल 2015 में माइकल जैक्सन के इस खूबसूरत घर की कीमत $10 करोड़ रखी गई थी, ताहम घर फरोख्त नहीं हो सका और जिसके बाद 2017 में ये कीमत कम करके इसकी कीमत 6 करोड़ 70 लाख रखी गई और अब नामालूम वजूहात की बिना पर शराफा गुलकार की रिहाइश गाह की कीमत भी जिस पर रखी गई थी उस पर फरोख्त नहीं हो सका और अब इसे सिर्फ $2 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर्स में फरोख्त करना पड़ा। मुझे याद है माइकल जैक्सन वाज वर्थ सो मच व्हेन ही वाज अलाइव और मुझे आज भी याद है कि व्हेन ही डाइड तो उसके कुछ दिन बाद ये खबर भी आई कि उनकी नाक चूँकि आर्टिफिशियल थी तो वो चोरी हो गई क्योंकि इट वाज वेरी एक्सपेंसिव और फिर उनसे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बहुत महंगी फरोख्त हुई। लेकिन फिर ऐसा लगा कि अब जो है वो सिचुएशन मुझे लगता है थोड़ी सी ऑफ हो गई कि इतना प्यारा घर उनका। इनके लिए तो ये भी था कि शायद इन्होंने सुसाइड की है या इनको कत्ल किया गया है, क्या हुआ था, बड़ा अफसोसनाक इनका जब इनकी मौत हुई तो बड़े आउट ऑफ सडन, मतलब एकदम से ये न्यूज़ आई। डिप्रेशन का शिकार भी थे ये भी कहा जा रहा था। एनीवे जी, और अब जो चूंकि इनके जब लोग नहीं रहते तो उनके घरों की क्या कीमत होनी है वो चला गया, उनके दोस्त ने खरीद लिए, अब वो कीमत जो भी हो उनको यही मुनासिब लगी। इसके साथ साथ चूँकि अब 2020 इख्तिताम पजीर है, मेरे ख्याल में तो बड़ा भारी सा साल था ये, क्योंकि जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जिस तरह से मईशत तबाह हुई है, फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ओवरऑल लोगों की जो डिप्रेशन में इजाफा हुआ है और जॉब चली गई हैं, लोगों की ज़िंदगी बड़ी अफेक्ट हुई, हालात हेल्थ। अब इसमें हम लेकिन कोई अच्छी पॉजिटिव खबरें भी देखनी चाहिए कि बिल्कुल अच्छी और पॉजिटिव खबरें भी देखनी चाहिए। तो 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर वहीं पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अहम तरीन
इवेंट्स, हादसात और वाक़यात जो है वो पेश आए, जिन्हें देखकर आपकी आंखों के सामने गुजरे साल की पूरी एक फिल्म जो है वो चल जाएगी। अब सबसे पहले अगर हम दुनिया भर का जिक्र करें तो अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान एक रोज़ा सरकारी दौर पर पाकिस्तान पहुंचे थे। बगदाद के एयरपोर्ट पर अमरीकी रॉकेट हमले में ईरान के अल-कुद्दूस फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी जाँ बहक हुए। बिल्कुल, और ये जो इनकी जब मौत की खबर आई थी तो ऐसे लगा था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हो गया था। लेकिन फिर अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कूल डाउन हुए हैं ईरानी, लेकिन जो है मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके साथ साथ चूँकि हादसा भी हुए तो मारूफ अमरीकी बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट की हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी बेटी समेत हलाकत हुई, जिसका पूरी दुनिया में बड़ा अफसोस हुआ और लोगों ने बड़ा इसका इजहार किया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की और इस इजलास में उन्होंने शिरकत भी की। 2020 में ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मलेशिया के हम मनसब महातीर मोहम्मद से उनके ऑफिस में वन-ऑन मुलाकात भी हुई। फिर पाकिस्तान के अवलीन टेस्ट के रुकन वकार हसन तवील अलालत के बाद 87 बरस की उम्र में 2020 में ही इंतकाल किए और तुर्क सदर तैयब अर्दवान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर 2020 में ही पाकिस्तान पहुंचे थे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन थे और बड़े देरीना साथी थे इमरान खान के, नईम उल हक साहब, वो भी इंतकाल कर गए, कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। फिर मारूफ कॉमेडियन, लेजेंडरी आर्टिस्ट जिसे कह सकते हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अमानुल्लाह साहब, वो भी इंतकाल कर गए। फिर बॉलीवुड के वर्सटाइल अदाकार इरफान खान भी 53 साल की उम्र में कोलोन कैंसर की वजह से उनका भी इंतकाल हुआ। तो ओवरऑल सैड खबरें भी फिर आती रही हैं जब पूरा साल गुजरा था। PIA का तैयारा जो तबाह हुआ वो भी 2020 में ही हुआ, जिसमें हमारे अपने बहुत प्यारे बॉस, भाई, दोस्त अंसार नकवी साहब भी थे जो इस दुनिया से चले गए। फिर इसके साथ साथ मारूफ TV कंपेयर तारिक अजीज़ 2020 में इंतकाल किए। जामिया बनोरिया के मुतहम्मिम मुफ्ती मोहम्मद नईम इंतकाल किए। मारूफ आलिम दीन और ज़ाकिर अल्लामा तालिब जौहरी भी 2020 में ही इंतकाल कर गए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन भी इंतकाल कर गए इस साल। फिर एक जो हमारी पूरी कौम बड़े सालों से लड़ रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और भरपूर हमने इस मुल्क में आगे भी लेके चले हैं। दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाया जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो फोर्सेस थी और हमारे जो गार्ड्स थे उन्होंने मुकाबला किया और दहशतगर्दों को हराया, उनको शिकस्त दी और पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बार फिर उन्होंने बचाया। बिल्कुल, कुछ अच्छी खबरें भी आई। पाक फौज की पहली खातून ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर उनकी तरक्की हुई। फिर इसके साथ साथ डॉक्टर अनीता जैदी बिल गेट्स फाउंडेशन के सनफी इम्तियाज़ शोबे की सदर भी मुकर्रर हुई। फिर एक और अफसोसनाक खबर आई थी 2020 में, जहाँ माजी की मकबूल अदाकारा सबिहा खानम अमेरिका में इंतकाल कर गई थी। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर कि ब्रायना खान ने लेडी डियाना अवार्ड अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। तो एक पूरा तराजू चल रहा था, पेंडुलम होता है ना, हंसी खुशी की खबरें साथ साथ बुरी खबरें मैं कहूँगी थोड़ी ज़्यादा थी 2020 में, या महसूस ज़्यादा हुई क्योंकि कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनली जब पॉलिटिकल अगर क्राइसिस की बात की जाए तो हिंदुस्तान और चीन के जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब हुए और जंग होती हुई दिखाई दी। लद्दाख में तनाज़ा रहा। फिर लेकिन चूँकि कोरोना था, कोरोना के बायस यहाँ पर ज़िंदगी तातुल का शिकार रही। वहीं पर टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 भी बंद हो गया, इंटरनेशनल इवेंट्स ख़त्म हो गए और हमने देखा कि 117 दिन का वक्फा आया टेस्ट क्रिकेट में। और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जब साउथहैम्पटन में मैच हुआ तो फिर दोबारा से क्रिकेट की रौनकें दुनिया भर में बहाल हुई हैं। लेकिन ओलंपिक्स जो है इस साल नहीं हो सकी। फिर इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं हो सका। ऑस्कर्स का जिक्र आप कर रही हैं, वो भी नहीं हो सके। बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स थे वो कोरोना के बायस नहीं हो सके इस साल। आया सोफिया मस्जिद का अगर जिक्र करें तो 2020 में अच्छी खबर ये थी कि नमाज जुमा के साथ 86 बरस के बाद ये नमाजियों के लिए, मुसलमानों के लिए मस्जिद खोल दी गई। फिर 2020 में एक और अफसोसनाक खबर ये आई थी कि साबिक ओलंपियन असद मलिक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए। फिर जो लबनान में एक तबाहकुन और अफसोसनाक हादसा पेश आया, जो धमाका हुआ था, जी, मुझे तो याद है सोशल मीडिया पे जिस तरह वीडियोस चल रही थी वो रहा। फिर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल जो है वो भी 2020 में मनाया गया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हमने देखा कि लाहौर स्टेशन मैनेजर का चार्ज भी खातून ने संभाला। पहली बार एक सीनियर खातून इस पोस्ट पे बराजमान हुई। फिर सिंध पुलिस के एहलकार रफीक सोमरू सोशल मीडिया पर हीरो बन गए क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड रहा। लोग घरों पर भी थे, कोरोना भी था, कोविड की वजह से सोशल मीडिया पे बड़े बड़े नए नए ट्रेंड्स देखे। टिकटॉक पे वीडियोस हमने देखी। फिर इसके अलावा ओवरऑल ट्रेंड्स में काफ़ी लोगों की ज़बरदस्त वीडियोस भी आई हैं। वहीं पर क्रिकेट की अगर बात करें तो बड़े ज़बरदस्त सितारे क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना भारत के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं।
उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और यूएई इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात भी कायम हुए। 2020 में न्यूजीलैंड की मसाजिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। फिर इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करें तो सबसे बड़ा धचका लगा जब बहरोज सब्जवारी के बेटे शहरोज सब्जवारी ने मॉडल सदफ कंवल से दूसरी शादी कर दी। सोशल मीडिया पर बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कराची की बारिश जो है वो रहमत जिसे कहा जाता है वो जहमत बन गई, ये भी एक अफसोसनाक। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि ओवरऑल जो सबसे बड़ी खबर इस साल की ये भी थी कि जो बाइडन जो है वो अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हार चुके हैं। तो खैर ये साल तो रहा, आइंदा साल बिल्कुल सिलसिला आगे और भी बहुत था खबरों का, लेकिन हमने सोचा कि मैक्सिमम जो आप तक पहुंचा सकें वो आप पहुंचाएं। इसी के साथ नाज़रीन आपसे हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। 24 न्यूज़।